हेलो बच्चों, हम लोग क्लास 12 का पहला चैप्टर विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र का रिवीजन करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर क्या है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। इससे कुछ 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, तो देखा जाए इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग जानते हैं विद्युत क्या होता है। तो विद्युत वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वस्तुएं क्या करती हैं, छोटे तथा हल्के कणों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर हम सूखे बालों में कंघी को रगड़ते हैं तो उसके अंदर एक गुण आ जाता है, वो हल्के और छोटे कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं, विद्युत कहते हैं। देखिए, विद्युत उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, विद्युत उत्पन्न होने का कारण आवेश होता है। ठीक है, तो आवेश वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं विद्युत का प्रभाव क्या करती हैं, दिखाती हैं, यानी उत्पन्न करती हैं। अब आवेश देखा जाए तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। ठीक है, देखिए आवेश उत्पन्न होने का एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है। उस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में भी देख लिया जाए कि भाई ये आवेश उत्पन्न कैसे होते हैं। तो प्रत्येक जो परमाणु होता है ना, उसका एक नाभिक होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षाओं में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के जितना समीप रहता है उस पर उतना ही प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। और जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरियां बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे लगने वाले आकर्षण बल का मान क्या होता है, कम होता जाता है। और अंतिम कोश में लगभग जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर बहुत कम आकर्षण बल कार्य करता है। और जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से रगड़ते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन टूट करके क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और इसी वजह से वस्तुएं क्या होती हैं, आवेशित होती हैं। तो कहने का मतलब आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है, तो उत्पन्न होने का कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। अब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस वस्तु पे क्या आता है, धन आवेश आता है। तो धन आवेशित वस्तु पे एक तरह से होती क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। ओके, तो धन आवेशित वस्तु पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इसी से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकलते हैं। और ऋण आवेशित वस्तु पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि धन आवेशित वस्तुओं पे होती है, तो भाई धन आवेशित वस्तुओं पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी। ऋण आवेशित वस्तुओं पे होती है तो ऋण आवेशित वस्तुओं पे क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब देखिए आवेशों के बीच जो कार्य करने वाला बल होता है ना, उस बल को हम विद्युत बल कहते हैं। और आप पढ़े होंगे सजातीय आवेश के बीच कैसा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। मतलब अगर दो धन आवेश हैं, एक प्लस और प्लस, तो इनके बीच लगने वाला जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण। अगर दोनों माइनस माइनस हैं तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ओके, यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अब आवेश तक तो डाउट क्लियर हुआ हमारा, आवेश क्या होता है, इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं, आवेशों के मूलभूत गुण, कि आवेशों के गुण क्या क्या होते हैं। तो इसके सबसे पहला जो गुण होता है आवेश का, ठीक है, तो इसके सबसे पहले गुण के बारे में देखा जाए। ओके, तो इसका सबसे पहला गुण जो होता है वो आकर्षण या प्रतिकर्षण का होता है। और हमने अभी पढ़ ही लिया कि आकर्षण प्रतिकर्षण में क्या है, हम लिख देंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ओके, तो पहला नंबर हो जाएगा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, तो एक हेडिंग बना करके आप लिखेंगे और इसमें आप लिख देंगे कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और आप ये बना देंगे कि अगर दो प्लस आवेश हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों माइनस रहेंगे तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन एक प्लस और एक माइनस है तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अच्छा, दूसरा नंबर क्या होता है, आवेशों का संरक्षण, यानी आवेशों का संरक्षण। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट है, अलग से भी इसको पूछा जाता है कि आवेशों का संरक्षण क्या होता है। तो आवेशों का संरक्षण क्या कहता है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात किसी विलगित निकाय के समस्त आवेश क्या रहते हैं, नियत रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमने दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा, तो रगड़ने के बाद होता क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी आवेश जो है ना वो हमेशा स्थिर रहेंगे। बस होता क्या है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक है, आते जाते रहते हैं, लेकिन जितना अमाउंट में पहले थे उतना अमाउंट में अब भी क्या है, बने रहेंगे। तो आवेशों का संरक्षण एक इंपॉर्टेंट है। फिर से हम बताते हैं आवेशों का संरक्षण होता क्या है। तो इस सिद्धांत के अनुसार, यानी इसके अनुसार,
ठीक है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, अर्थात किसी विलगित निकाय के समस्त आवेश क्या रहते हैं, नियत रहते, यही आवेशों का संरक्षण है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखा जाए, तीसरा पॉइंट क्या है, योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, योज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि कोई निकाय जो है ना बहुत सारे आवेशित कणों से मिलकर बना हुआ है, मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6, इस तरह से मिलकर के बना हुआ है, तो इस निकाय पर जो कुल आवेश होगा इन समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग का मतलब होगा हम चिन्ह के साथ योग कर लेंगे, जैसे मान लो Q2 वाला माइनस है, Q3 वाला माइनस है, तो इनमें कुल जो आवेश हो जाएगा वो Q1 माइनस Q2 और माइनस Q3, ओके, एंड प्लस Q4 Q5, इस तरह से हम क्या कर देंगे, लिख देंगे, वही इस पे समस्त क्या हो जाएगा, आवेश होगा, Q6 भी होगा, छोड़िए उसको। ओके, तो कहने का मतलब योज्यता का नियम है क्या, तो इस नियम के अनुसार यदि कोई निकाय n कणों से मिलकर के बना हुआ है जिन पे आवेश क्रमशः Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 Q4 Q5 Q6 ऐसे बहुत सारे कण हो सकते हैं ना, सब पे है, तो उस निकाय पे जो कुल आवेश होगा वो इन अलग अलग कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यही योज्यता का क्या है, नियम है। ओके, चौथा पॉइंट देखा जाए इसका, वेग का प्रभाव। चौथा पॉइंट क्या है, वेग का प्रभाव। तो आपको पता ही है आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता है, तो आप लिखेंगे इसमें आवेश पर वेग का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी पे 10 कूलाम आवेश है, तो इसे आप v वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकंड 20 मीटर पर सेकंड से चला देंगे, तब भी इसका जो आवेश रहेगा वो कितना रहेगा, 10 कूलाम ही रहेगा। ओके, चौथा, पांचवा पॉइंट होता है आवेशों का क्वांटीकरण। पांचवा पॉइंट क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण। ओके, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए अपने नोट्स को लेकर बैठिए साथ में, ओके, तभी आपका डाउट्स भी क्लियर होता जाएगा साथ साथ, और एक इंस्टेंट और फास्ट हम लोग का क्या होगा, रिवीजन भी होगा। अब देखिए क्वांटीकरण होता है क्या, आवेशों का क्वांटीकरण। ये क्वांटीकरण सिद्धांत कहता क्या है, ये कहता है कि ब्रह्मांड में जितने भी आवेशित कण हैं वो सभी आवेशित कण या आवेशित वस्तुएं वो सभी एक सूक्ष्म न्यूनतम आवेश की पूर्ण गुणज होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, और आवेशों के इस गुण को हम क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है ना कि आवेश उत्पन्न होने का कारण किसे माना जाता है, इलेक्ट्रॉन को माना जाता है, तो इलेक्ट्रॉन के ही आवेश को हम क्या कहते हैं, एक तरह से मूल आवेश कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी आवेशित वस्तुएं होंगी वो सभी आवेशित वस्तुएं इसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होंगी, पूर्ण गुणक होंगी। मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश से अगर उसमें हम भाग देंगे उसके आवेश में, तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पूर्ण गुणज का मतलब यही हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर मान लीजिए एक वस्तु है, इसमें से n इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएं, स्थानांतरित हो जाएं, तो उस वस्तु पर उत्पन्न जो आवेश होता है ना वो प्लस माइनस NE होता है। ओके, आवेश का मात्रक क्या होता है, आपको पता ही है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ओके, SI पद्धति में क्या होता है, कूलाम होता है। और अगर सीजीएस पद्धति में बात करें तो सीजीएस पद्धति में इसका स्थायित्व कूलाम होता है। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, स्थायित्व कूलाम होता है। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैंकलिन भी कहते हैं, स्थायित्व कूलाम को फ्रैंकलिन भी कहते हैं। तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10 पे घाते 9 स्थायित्व कूलाम होता है। तो आप याद रखेंगे कि 1 कूलाम बराबर 3 × 10 पे घाते 9 स्थायित्व कूलाम होता है। ये ऐसे मैं लिखता हूँ, स्थायित्व कूलाम। ओके, तो 1 कूलाम बराबर 3 × 10 पे घाते 9 स्थायित्व कूलाम। तो देखिए आवेशों का क्वांटीकरण है क्या। ठीक है, तो इस क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, किसी भी वस्तु पर, ब्रह्मांड में जो भी वस्तु है उस पर उत्पन्न जो आवेश होता है ना वो एक सूक्ष्म और न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही क्या कहलाता है, आवेशों का गुण क्वांटीकरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई वस्तु से n इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे तो उस पर उत्पन्न आवेश कितना होगा, Q बराबर प्लस माइनस NE होगा। अब देखिए यहाँ E जो होता है ना, ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। अब आप कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता ही है कितना होता है, 1.6 × 10 पे घाते -19 कूलाम, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, ऋणात्मक। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, ये भी इतना होता है, 1.6 × 10 पे घाते -19 कूलाम, लेकिन इसकी प्रकृति कैसी होती है, धनात्मक। के अल्फा कण पे आवेश कितना होता है, तो अल्फा कण पे आवेश 2 प्रोटॉनों के आवेश के बराबर होता है। तो इसी में 2 का गुणा कर देंगे तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, 3.2 × 10 पे घाते -19 कूलाम। ये सब छोटे छोटे कॉन्स्टेंट आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आवेशों का क्वांटीकरण। अब आवेशों के क्वांटीकरण पे एक क्वेश्चन हो जाए हम लोग का, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे मान लिया जाए एक वस्तु है, क्वेश्चन बोल दिया कि इस पे 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। 1500 इलेक्ट्रॉन की
कमी है। अच्छा, तो इस पर उत्पन्न आवेश का परिमाण और प्रकृति बताइए। देखिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ना कि इस पर प्रकृति कैसे होगी। जैसे इलेक्ट्रॉन की कमी बोल रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकला है तभी तो कमी है, तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि इस पे जो आवेश होगा वो धनात्मक प्रकृति का होगा। ठीक है, अब हमें परिमाण निकालना है। तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 1500। कितने हैं? 1500। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यानी आवेशों के क्वांटीकरण से हम कैसे लगाएंगे, Q बराबर Ne। तो n का मान कितना रखेंगे हम? 1500। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता है 1.6 × 10 पे घाते -19 कूलाम। अब इसे आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चूंकि रिवीजन बैच है तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टफ क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए इसमें कुछ समझते हैं चीजों को। जैसे आवेशों के क्वांटीकरण में है क्या, ये Q है वस्तु पर उत्पन्न आवेश, n क्या है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं। अब इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो क्या क्या पूछा जा सकता है, या तो E का मान दे n का मान देकर के Q का मान पूछे। E तो हमेशा फिक्स है, E तो फिक्स है 1.6 × 10 पे घाते -19 कूलाम हमेशा फिक्स है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो समझिए इसमें n और Q यही दोनों हैं जो हमको नहीं पता है। तो या तो n का मान देकर के Q का मान पूछा जाएगा, या तो Q का मान देकर के n का मान पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन आप पहचानें कैसे, जैसे दे दिया कि 1 कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसमें क्या दिया गया है, आवेश दिया गया यानी Q का मान दिया गया। अब पूछा क्या जा रहा है, n का मान पूछा जा रहा है। ओके, जैसे बोल दिया किसी वस्तु 1500 इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो यहाँ पे क्या दिया गया, 1500 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हुई यानी n दिया हुआ है। अब पूछा जाएगा आवेश का परिमाण और प्रकृति बताए, तो इसका मतलब Q पूछा जाएगा। तो इसमें सिर्फ 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, n का मान देकर के Q का मान, या Q का मान देकर के n का मान। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन आवेशित कण तो है ही, साथ साथ उसके पास द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 10⁻³ kg होता है। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन ही सबसे हल्का पार्टिकल है, पूरे यूनिवर्स में सबसे हल्का यही बैठा हुआ है। ठीक है, अब m बराबर इसका कितना है 9.1 10⁻³ kg। अब मान लीजिए 2 वस्तुएं हैं ऐसे, दोनों को आपस में रगड़ दिया, एक पे माइनस आवेश आ गया और एक पर प्लस आवेश आ गया। तो माइनस आवेश का मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन जुड़े हैं और इससे इलेक्ट्रॉन क्या है, निकले हैं। तो भाई जिससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमी हो जाएगी, और माइनस वाले के द्रव्यमान में थोड़ी सी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो आवेश उत्पन्न होने के साथ साथ द्रव्यमान में भी क्या होता है, थोड़ी बहुत कमी और वृद्धि होती है। ऋण आवेशित वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा सा बढ़ जाता है और धन आवेशित वस्तु का द्रव्यमान थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट आप क्या करिएगा, नोट करिए और समझते रहिए साथ साथ। अब देखिए क्या बिना द्रव्यमान का आवेश उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, इलेक्ट्रॉन में खुद ही द्रव्यमान है, तो कभी भी बिना द्रव्यमान का आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु ले लिया, अब इस सोडियम परमाणु पे तो कोई आवेश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही कौन है, प्रोटॉन भी है, मतलब जितना धन आवेश है उतना ही ऋण आवेश है। तो आवेश क्या है, 0 है, लेकिन इसके पास द्रव्यमान है। ओके, तो बिना आवेश का द्रव्यमान हो सकता है, ओके, लेकिन बिना द्रव्यमान का आवेश नहीं हो सकता। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है ना वो कूलाम के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो अगला टॉपिक हमारा यही होगा, कूलाम का नियम, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कूलाम के नियम से हम ज्ञात क्या करते हैं, तो कूलाम के नियम से हम 2 बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले वैद्युत बल को ज्ञात करते हैं। तो कूलाम का नियम है क्या, तो मान लीजिए 2 बिंदु आवेश हैं Q1 और एक Q2, दोनों परस्पर r दूरी पे क्या किए गए हैं, रखे गए हैं। चलिए, तो यह नियम कहता क्या है, इस नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 2 आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा F इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए दूरी कितनी है इनके बीच, r है ना, तो r के वर्ग के क्या है, ये व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए ये Q1 Q2 क्या आवेशों का गुणनफल, इनका मतलब तो आवेशों का मान अगर बढ़ेगा तो f का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। r का मान अगर बढ़ेगा तो f का मान घटेगा। अच्छा, इसके बीच अगर ग्राफ पूछ दिया जाए, f और Q1 Q2 के बीच ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। f और r स्क्वायर के बीच में अगर ग्राफ पूछ दिया जाए तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, क्योंकि एक का मान बढ़ेगा तो दूसरे का मान घटेगा। ओके, तो r का मान अगर बढ़ाएंगे, देखिए ग्राफ नीचे आ रहा है, f का मान क्या हो रहा है, घट रहा है, तो इन दोनों के बीच ग्राफ ऐसे होगा।
चलिए आगे पढ़ते हैं कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल है उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और यह प्रोपोर्शनल क्या हो गया 1/r²। मान लेते हैं समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 तथा 2 से दोनों को मिला दिया जाए तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r², यही होगा। यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाएंगे तो एक यहाँ पे क्या आ जाता है, नियतांक आ जाता है। हम नियतांक को के से दिखाते हैं, स्मॉल के से। के ये Q1 Q2/r²। स्मॉल के जो होता है ना, इसको हम कितना लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको पता ही है। स्मॉल के का मान कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जिसका मान वायु निर्वात के लिए 9 × 10⁻9 होता है। कितना होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ओके, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के की जगह रख सकते हैं ना, तो हमने रख दिया। यह बराबर क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 × 10⁻12 और इसका मात्रक क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट को अलग से पूछ लिया जाता है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर। कैसे आप निकालेंगे इसका मात्रक, ये फॉर्मूला है ना, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। यही क्या है कूलम का नियम है। तो F बराबर आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² लिखा। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर पक्षांत करिए, F को इधर लाइए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा Q1 Q2/r² और F आ गया ना, ये 1/4 पाई तो रहेगा ही, साथ साथ 1/4 पाई भी रहेगा। तो अब देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, Q1 Q2 आवेश है, इनका मात्रक हो गया कूलम इंटू कूलम कूलम स्क्वायर, और नीचे F का मात्रक न्यूटन और R का मात्रक मीटर, तो हो गया कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अलग से भी पूछ लिया जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यही कूलम का नियम है यहाँ तक। अब देखो ये जो कूलम के नियम से हम विद्युत बल निकालते हैं ना, ये विद्युत बल जो होता है ना बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर बीच में कोई और माध्यम आ गया जिसका परावैद्युतांक k है, तो होगा क्या एप्सिलॉन नॉट के साथ k भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा ना, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2/r²। ओके, तो और आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो अगर बीच के माध्यम में कोई परावैद्युतांक आ गया, तो परावैद्युतांक के लिए हम क्या लिखते हैं, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए कहीं भी अगर परावैद्युतांक आएगा तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे उसको एप्सिलॉन नॉट के साथ ही लिखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2/r², इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे। अब परावैद्युतांक आने से होता क्या है, इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है ना, उसका मान क्या होता है, घट जाता है। अब देखो जैसे क्वेश्चन के मान लो कि 2 माइक्रोकूलम का एक क्या है आवेश है। ओके, यहाँ पे भी 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, इनके बीच लगने वाला जो विद्युत बल है ना, वो मान लीजिए 100 न्यूटन है, एग्जाम्पल के तौर पर 100 न्यूटन है। ओके, अब बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ आ गया, क्या आ गया, परावैद्युत पदार्थ। अब उसका परावैद्युतांक जो है ना वो 4 है, तो इसका मतलब इनके बीच लगने वाला जो बल है ना वो 4 गुना क्या हो जाएगा, तुरंत घट जाएगा। अब कितना हो जाएगा, 4 गुना घटेगा, तो 100 में 4 गुना करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 25 न्यूटन। कितना हो जाएगा 25 चौका 100, यही तो होता है। कहने का मतलब ये है कि परावैद्युतांक करता क्या है, आवेशों के बीच लगने वाले बल के मान को कम करता है, यानी घटाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो इनके बीच लगने वाले बल का मान बढ़ेगा कि घटेगा, तो बल का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जितना परावैद्युतांक होता है ना उतने गुना घट जाता है। ओके, तो यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2/r², यही मेन कूलम का फॉर्मूला। अच्छा, परावैद्युतांक जो k होता है ना, ये धातुओं के लिए क्या होता है, अनंत होता है। किसके लिए, धातुओं के लिए, आप याद रखिएगा, धातु के लिए। ओके, अब k का मान 1 होता है किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। इसके लिए k का मान क्या होता है, 1 होता है। और k का मान जो होता है ना कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, याद रखिएगा। बाकी कोई भी माध्यम रहेगा तो उसके लिए k का मान हमेशा 1 से अधिक होगा और अनंत से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, इन दोनों के अलावा कोई भी अगर माध्यम है तो। क्या बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा था कि k का मान संभव है, और उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था ऐसे, और उसमें एक ऑप्शन क्या लिख दिया था, -7 लिख दिया था। तो k का मान -7 संभव
नहीं है, के का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता परावर्तकांक का मान। ओके, तो ये हो गया हमारा कूलाम का नियम। अब कूलाम के नियम पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए कूलाम के नियम पर देखिए 1/4 का मान आपको हमेशा याद ही रहेगा। ये क्या होता है 1/4 9 × 10 पे घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये तो याद करके ही रखना है आपको। Q1 Q2 क्या है, दोनों आवेश हैं। आवेश को कैसे पहचानेंगे, इसका मात्रक कूलाम में लिखा रहेगा, या तो कूलाम लिखा रहेगा, माइक्रो कूलाम लिखा रहेगा, पिको कूलाम लिखा रहेगा, यही तो लिखा रहेगा। ओके, अब देखिए कहीं कहीं पे ऐसे लिख देता है कि 2 माइक्रो फिर माइक्रो करके फिर कूलाम लिखता है, तो इसका मतलब क्या होता है 2, अब माइक्रो का मतलब 10 पे घाते -6, एक और माइक्रो लिखा है एक बार और 10 पे घाते -6। ओके, तो कुल मिला के हो गया 2 × 10 पे घाते -12 कूलाम। कंफ्यूज नहीं होना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ओके, तो यह बराबर 1/4 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर पे क्वेश्चन देगा तो कुछ इसी प्रकार देगा। इसका मान तो आपको पता ही है, 2 आवेश देगा और इनके बीच की क्या है, दूरी देगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पे रख करके उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व किया जाए क्वेश्चन। चलिए देखिए, जैसे मान लिया जाए इस तरह से त्रिभुज बना दिया, समबाहु त्रिभुज, और इसके 3-3 सेंटीमीटर की क्या कर दी, भुजाएं कर दिया। ओके, और यहाँ पे रख दिया 2 माइक्रोकूलाम का आवेश, यहाँ पे रख दिया 4 माइक्रोकूलाम का आवेश। पूछ दिया कि यहाँ पर एक 2 माइक्रोकूलाम का आवेश है, बताइए इस पे कुल कितना विद्युत बल क्या है, काम करेगा। ओके, तो हमें निकालना क्या है, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है, सी है। तो सी पर स्थित आवेश यानी 2 माइक्रोकूलाम पे लगने वाला है कुल विद्युत बल का क्या निकालना है, मान निकालना है। ओके, तो बिंदु सी पर स्थित, यहां पे लिख देते हैं बिंदु सी पर स्थित आवेश पर कार्यरत विद्युत बल ज्ञात कीजिए। ओके, थोड़ा स्पीड से लिख रहा हूं इस पर, तो आप समझ जाइएगा चीज़ों को। वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं। अब देखिए इस बिंदु सी पर स्थित आवेश पे हमें क्या निकालना है, बल निकालना है। बल कैसे निकालेंगे, पहले इस आवेश के कारण इस पे लगने वाला बल निकालें, तो दोनों के बीच लगने वाला बल निकाल लें, फिर इस आवेश और इस आवेश के बीच लगने वाला बल निकाल लें। अब यहाँ पे कुल 2 बल आ जाएंगे ना, तो दोनों बल क्या है, सदिश राशियां हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी निकालना पड़ेगा। हम बताते हैं, पहले हम क्या लिखेंगे, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर लगने वाला बल। तो सॉल्व किया जाए, पहले हम लिखेंगे बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर लगने वाला बल, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं FCA। ओके, बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर लगने वाला बल, फार्मूला क्या है अपने पास, यही 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही तो है। 1/4πε0 का मान तो आपको पता ही है कितना होता है, 9 × 10 पे घाते 9। Q1 Q2, Q1 इसको मान लो, Q2 इसको मान लो, या तो आप किसी को भी मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। Q1 भी 2 माइक्रोकूलाम का है और Q2 भी 2 माइक्रोकूलाम का है। तो माइक्रोकूलाम को सबसे पहले आप कूलाम में बदल देंगे, तो -6 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। बट इनके बीच की दूरी कितनी, 3 सेंटीमीटर ना, तो 3 × 10 पे घाते -2, पहले इसको मीटर में बदलना पड़ेगा और उसके बाद इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कैलकुलेशन है हमारा। ओके, सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा भाई, 2 दूना 4 और 4 9 36, 36 हुआ। अब ये 9 है, ये 6 6 12, अब 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 3 12। अब ये कितना हो गया, 9 × 10 पे घाते -4, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे ना, 9 4 36 हो गया। 4 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा ये 40 न्यूटन। 4 ऊपर जाएगा तो -4 है ना, -3 को हटा देगा तो 1 10 हो गया, यहाँ 40 न्यूटन हो गया। ओके, फिर हम क्या करते हैं, अब देखो ये प्लस आवेश है और ये भी प्लस आवेश है, तो दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा ना, तो इसके वजह से लगने वाला बल इधर होगा। ओके, यानी FCA इधर होगा कुछ। ओके, अब इसके कारण इस पे लगने वाला बल निकाल दिया जाए, 4 माइक्रोकूलाम के कारण इस 2 माइक्रोकूलाम पे लगने वाला बल निकाल दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, FCB। ये भी यही फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर के। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 1/4πε0 का मान तो आप रखेंगे ही 9 × 10 पे घाते 9। Q1 Q2 का मान आप रखेंगे कितना, 2 और 4। अच्छा मान लो ये भी 2 रहता, ये भी अगर 2 माइक्रोकूलाम रहता तो 40 आता, लेकिन ये 4 है ना, इसका मतलब इसमें 2 ज़्यादा, भाई 2 का ज़्यादा गुणा करना पड़ेगा ना इसमें, तो 40 के बदले इसमें कितना आएगा, कुल 80 न्यूटन आएगा। कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अब इस ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी ऐसे दूर की ओर होगा बल, यानी कि FCB भी किधर होगा, दूर की ओर ही होगा। अच्छा ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, तो इनके बीच कोण कितना होता है, 60 डिग्री, तो यहाँ भी कितना होगा
60 डिग्री होगा। यहाँ पर भी इनके बीच का कोण कितना होगा 60 अंश होगा। अब बिंदु सी पे लगने वाला हमें कुल बल निकालना है, तो कुल बल हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दो बल काम कर रहे हैं, एक FCA और एक FCB। ओके, तो हमें क्या करना है, इनका परिणामी निकालना है। तो परिणामी अब हमें निकालने के लिए वेक्टर का रूल आना चाहिए भाई, सदिशों का जोड़ आना चाहिए। तो परिणामी का फॉर्मूला क्या होगा, F बराबर रूट के FCA का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर प्लस 2FCA इंटू FCB और कॉस थीटा। तो थीटा इनके बीच का कितना है 60 डिग्री। इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, परिणामी निकाल लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो भी बल आएगा हमारा वही यहाँ पे क्या है लगने वाला कुल विद्युत बल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए कि इसमें कभी कभी क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि जैसे मान लो एक 2 माइक्रोकुलाम का आवेश है और एक 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ये कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच में एक और आवेश रखा गया है 2 माइक्रोकुलाम का, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा बताइए इस 2 माइक्रोकुलाम पे कुल कितना विद्युत बल काम करेगा। तो इसके कारण पहले हम विद्युत बल निकाल लेंगे, फिर इसके कारण यहाँ विद्युत बल निकाल लेंगे, दोनों का परिणामी निकाल लेंगे। कभी कभी पूछ लिया जाता है बताइए 2 माइक्रोकुलाम को हम बीच में कहाँ पे रखें कि वो संतुलन की अवस्था में हो। तो संतुलन की अवस्था में ये तभी रहेगा जब इस पे कार्य करने वाला कुल विद्युत बल क्या होगा, 0 होगा। यानी इसके कारण लगने वाला विद्युत बल इधर और इसके कारण लगने वाला विद्युत बल इधर जो है दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, त्रिभुज बना के पूछा जा सकता है, एक रेक्टेंगल आयत बना के पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या है बोर्ड एग्जाम में कूलाम के नियम पे आधारित क्या है आते हैं। ओके, अब आगे हम थोड़ा सा और टॉपिक पढ़ते हैं, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण और उसके क्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। ओके, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देखते हैं। तो हम छोटा सा हेडिंग यहाँ लिख देते हैं सदिश निरूपण, ताकि आप समझ जाए कि हाँ भाई ये पूरा हेडिंग है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण कैसे निकालते हैं, जैसे मान लिया जाए 2 बिंदु आवेश हैं, ठीक है, एक Q1 है और एक कौन है Q2 है। ओके, ये Q1 पॉइंट ए पर रखा हुआ और Q2 कहाँ रखा है, पॉइंट बी पर रखा हुआ। ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु ओ से Q1 का सदिश जो है ना स्थिति सदिश वो R1 है और Q2 का कितना है मान लो R2 है। ओके, तो हम क्या देखते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल। तो देखिए इन दोनों को मिलाने वाली रेखा यही है, ये रेखा है। तो Q2 कारण Q1 पे लगने वाला बल कितना होगा, F12। तो पहले हम लिखते हैं Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, तो F12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे कितना लिख दें यहाँ पे R2 1 वेक्टर। भाई इनके बीच जो सदिश है वही ना होगा R2 1 वेक्टर, क्योंकि अब इस Q2 कारण Q1 पे लगने वाला बल निकालना है तो यहाँ पे जो सदिश होगा यही लिखा जाएगा। ओके, अब देखिए R21 वेक्टर हमने लिखा है, तो वेक्टर ना लिख करके यहाँ पे इसका परिमाण लिखते हैं और परिमाण का स्क्वायर और यहाँ पे R21 का एक क्या लगा देते हैं, कैप लगाते हैं। इसी तरह से Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल भी हम निकाल सकते हैं F21। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Q1 के कारण Q2 पे लगने वाला बल F21 बराबर ये भी वही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R12 वेक्टर का स्क्वायर और R12 का कैप। यानी अब यहाँ से Q1 से Q2 की ओर चलने वाला जो सदिश है, यानी यह सदिश हम लेंगे ना तो होगा R12। अच्छा देखिए R21 बोले या फिर R12 बोले, दोनों वेक्टर जो है वो परिमाण में क्या है आपस में बराबर है, लेकिन दोनों की दिशाएं क्या है विपरीत हैं। R21 इधर है और R12 इधर। तो आप इतना ही लिखेंगे R21 और R12 के सामने हम क्या लगा देंगे, एक के सामने माइनस लगा देंगे, क्योंकि दोनों कैसे सदिश है, ऋणात्मक सदिश है, पर दोनों के परिमाण आपस में क्या है बराबर हैं। भाई R21 का परिमाण और R12 का परिमाण, दोनों वेक्टर का परिमाण आपस में बराबर। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी F12 का परिमाण और F21 का परिमाण, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि एक आवेश के कारण दूसरे पे लगने वाला बल, दूसरे के कारण पहले पे लगने वाला बल, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि अब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है, दिशा क्या है विपरीत है। यह क्रम से कैसे सदिश है, ऋणात्मक सदिश है। तो F12 बराबर माइनस F21। यानी कि अगर पहला सदिश दूसरे पर इधर बल, पहला सदिश करें, पहला आवेश दूसरे पे इधर बल लगाता है तो दूसरा आवेश पहले पर किधर बल लगाएगा, इधर बल लगाएगा। अगर ये इसको आकर्षित करता है तो ये वाला भी इसको क्या करेगा, आकर्षित ही करेगा। ओके, मतलब बल जो होंगे ना इन पे दोनों पे वो समान परिमाण के होंगे, लेकिन उनके डायरेक्शन क्या होंगे, विपरीत होंगे, यानी कि अलग अलग दिशा में होंगे। ओके, अब देखिए इससे हमें पता क्या चलता है, इस सदिश निरूपण से पता क्या चलता है। तो सदिश निरूपण से सबसे पहला नंबर ये पता चलता है कि जो दोनों आवेशों पे लगने वाला बल होता है ना, वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के क्या होता है, अनुदिश होता है। इसलिए हम इस वैद्युत बल को क्या कहते हैं, केंद्रीय बल। यानी ये कैसा बल होता है,
केंद्रीय बल होता है। अच्छा, केंद्रीय बल के साथ साथ ये संरक्षी बल भी होता है। संरक्षी बल का मतलब इसके द्वारा किया गया कार्य वस्तु की केवल प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है, अपनाए गए मार्ग पर निर्भर नहीं करता है। तो ऐसे बल को हम संरक्षी बल कहते हैं। तो पूछा जाता है कि विद्युत बल कैसा बल है, केंद्रीय बल है कि संरक्षी बल है? तो ये दोनों है भाई, केंद्रीय बल भी है और संरक्षी बल। केंद्रीय बल का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए एक आवेश Q1 है और एक आवेश क्या है, Q2 है, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा ना, वो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, यानी इनके केंद्रों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा। तो यही क्या होता है, केंद्रीय बल। जैसे इसके कारण इस पे लगने वाला बल इधर, तो इसके कारण लगने वाला बल इधर है। मान लीजिए आकर्षण भी करेंगे तो इसी लाइन पे करेंगे, ऐसा नहीं कि एक बल इधर लग जाए एक बल इधर लग जाए, ऐसा लग जाए तो गलत हो जाएगा, तो केंद्रीय बल नहीं होंगे। समझ में आया? तो कहने का मतलब हो गया कि इस सदिश निरूपण से हमें यह पता चल गया, सबसे पहला नंबर कि दोनों आवेशों पर लगने वाला जो बल होता है वो कैसा बल होता है, केंद्रीय बल होता है, और ये संरक्षी बल भी होता है। दूसरा नंबर देखिए, पहले आवेश पे लगने वाला बल जो दूसरे आवेश के कारण या दूसरे आवेश पे पहले आवेश के कारण लगने वाला बल है, ये दोनों परिमाण में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। इसका मतलब ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया होता है। तो ये क्या है, न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। तो मान लो अगर पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तो हाँ भाई ये न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता है। अब अच्छा लेते हैं हम कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता और क्या असमानता, इनके बीच भी अंतर कभी भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में आप तुलना कीजिए, यानी अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसके बीच में हम तुलना कर लेते हैं भाई, विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समानता होती है और क्या असमानता होती है। देखते हैं विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या क्या समानताएं होती हैं। ओके, तो समानताएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहली समानता ये होती है ना कि ये दोनों दीर्घपरासी बल है। दीर्घपरासी बल का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? दीर्घपरासी का मतलब होता है कि दोनों लंबी दूरी में कार्य करने वाले बल होते हैं दीर्घपरासी बल। जैसे मान लीजिए एक द्रव्यमान यहाँ ये पृथ्वी है और चंद्रमा बहुत दूर है, लेकिन इनके बीच क्या है, बल काम करता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। आवेश वैसे एक यहाँ रहेगा एक दूर रहेगा, तो उसके बीच भी क्या लगेगा, विद्युत बल कार्य करेगा। तो कहने का मतलब ये कैसे बल हो गए, दीर्घपरासी बल, लंबी दूरी में कार्य करते हैं। दूसरा नंबर, ये दोनों केंद्रीय बल होते हैं, केंद्रीय बल प्लस संरक्षी बल। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा ये दोनों केंद्रीय बल तथा संरक्षी बल होते हैं। और तीसरा नंबर, ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं, यानी कि चाहे विद्युत बल रहेगा ये भी क्या है, आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये भी आर स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो विद्युत बल होता है ये दो आवेशों के बीच कार्य करता है, Q1 Q2 के। इनके बीच मान लो दूरी r है, मान लीजिए दूरी क्या है, r है, तो F जो होता है ना वो दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे जो दो द्रव्यमानों के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना, इसके बीच की दूरी मान लिया जाए r है, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी जो होता है ना इन दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या है, पालन करते हैं, यानी कि दूरी का मान बढ़ेगा तो विद्युत बल का मान भी घटेगा और गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी क्या होता है, घटता है। तो ये तीन समानताएं होती हैं इसमें। पहला नंबर दीर्घपरासी बल होते हैं, दोनों केंद्रीय बल और संरक्षी बल होते हैं, और दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ओके, अब इनके बीच कुछ असमानताएं होती हैं, असमानता देख लिया जाए। ओके, तो असमानताएं। ओके, असमानता में सबसे पहला नंबर ये होता है कि जो विद्युत बल होता है वो आवेशों के बीच कार्य करता है। किसके बीच कार्य करेगा भाई, आवेशों के बीच कार्य करता है। और जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना वो किसके बीच कार्य करता है, द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। ओके, तो ये द्रव्यमानों के बीच कार्य करेगा। दूसरी असमानता क्या होती है, दूसरी असमानता ये होती है कि जो वैद्युत बल होता है ये आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। जैसे अभी हमने पढ़ाया कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल में ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर भी दो द्रव्यमान रहेंगे वो एक दूसरे को हमेशा क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और तीसरी असमानता क्या होती है, जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना वो वैद्युत बल के तुलना में बहुत कमजोर होता है। ठीक है, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻43 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं क्योंकि इसके द्रव्यमान आपको पता है और इसके आवेश भी क्या है आपको पता है। तो दोनों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लीजिए, विद्युत बल निकाल लीजिए और दोनों में डिवाइड कर दीजिए, तो यही रेशियो लगभग आएगा। अच्छा, ये पूछा भी जाता है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाले विद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। ठीक है, जब वो परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं तो फिर इस फॉर्मूले में आप ये क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ओके, तो तीसरा नंबर ये पॉइंट हो गया हमारा। Fe
इक्वल्स टू 10⁻43 Fg। ओके, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो विद्युत बल से कितना है, 10⁻43 गुना ज़्यादा मजबूत है। ओके, तो आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग इसमें। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर असमानता क्या होता है, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना वो बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, पर वैद्युत बल जो होता है ना वो बीच के माध्यम पर क्या करता है, निर्भर करता है। अगर भाई बीच में कोई माध्यम आ जाएगा ना तो विद्युत बल क्या होता है, उसके परावैद्युतांक जितने गुना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पर गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे किसी माध्यम पर निर्भर नहीं करता। तब लिख देंगे कि वैद्युत बल जो होता है वो बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो ये हो गई इनके बीच क्या है, असमानता। देखिए इलेक्ट्रॉन के बीच हमने बता दिया ना 43, अगर प्रोटॉन प्रोटॉन रहता है ना तो प्रोटॉन के बीच लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो 10⁻36 गुना अधिक होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में। ओके, तो दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से 10⁻36 गुना क्या होता है, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो कहने का मतलब विद्युत बल बहुत मजबूत है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है उसकी तुलना में कमजोर है। तो असमानता एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले ही असमानता क्या थी कि विद्युत बल जो होता है वो आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। दूसरी असमानता क्या थी, हमने बताया है कि विद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। तीसरी पॉइंट हमने बताया है कि जो विद्युत बल होता है के वो विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। दो इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में लगभग 10⁻43 गुना, और दो प्रोटॉन के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल से लगभग 10⁻36 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। और चौथा पॉइंट हमने बताया कि देखिए ये विद्युत बल जो होता है ना ये बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, और जो गुरुत्वाकर्षण बल है बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। यानी कि अगर दो आवेश हैं इनके बीच कोई माध्यम रख दिया जाएगा तो लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो ये हो गई इनके बीच की समानता और असमानता, जो अगर एग्जाम में आता है तो आप अच्छी तरह से क्या करेंगे, लिखेंगे। चूंकि देखिए हम बहुत तेजी से स्पीड से सोच रहे हैं कि आज इसको कंप्लीट किया जाए टोटल, और आपका एक चीज़ ध्यान भी रख रहे हैं कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर मिस ना होने पाए। जितना बोर्ड एग्जाम में लगभग संभव है क्वेश्चन बन सकता है उस टाइप के क्वेश्चन की भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। ओके, तो अपने नोट्स को लेके बैठिए और कॉपी पेन लेकर बैठिए, साथ साथ क्या है लिखते रहिए। कुछ पॉइंट अगर आप नहीं लिखे हैं, मिस किए हुए हैं, तो उस पॉइंट को साथ साथ क्या करिए, नोट करते रहिए। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के बारे में देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है। तो विद्युत क्षेत्र होता क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कूलम का आवेश है, तो ये जहां तक दूसरे आवेश पे अपना प्रभाव दिखाएगा, यानी आकर्षण प्रतिकर्षण का प्रभाव दिखाएगा, ठीक है, वह क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा, समझिए विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो सिंपल आप परिभाषा याद रखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके विद्युत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्र का प्रदर्शन करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को पढ़ने के लिए अच्छी तरह से विद्युत बल रेखाओं की कल्पना किया गया। ओके, तो विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, देखिए विद्युत बल रेखाओं के बारे में जानकारी किसने दिया था, किसने खींचा था, सबसे पहले तो माइकल फैराडे थे, उन्होंने खींचा था विद्युत बल रेखाओं को। तो अगला हेडिंग हमारा है विद्युत बल रेखाएं। ओके, तो देख लेते हैं विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो विद्युत बल रेखाओं के द्वारा हम करते क्या है, विद्युत क्षेत्र का सतत प्रदर्शन करते हैं। ओके, विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, तो विद्युत बल रेखा खींचने के लिए हम क्या करते हैं, एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्लस आवेश है और एक क्या है, माइनस आवेश है। तो आप एक छोटा सा सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश मान लेंगे Q0। ये हमेशा धनात्मक प्रकृति का होता है, और परीक्षण आवेश का मतलब ये इसका परिमाण इतना छोटा होता है कि इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है। तो इसी की हम कल्पना कर लेते हैं और इसी के सहारे हम क्या करते हैं, विद्युत बल रेखाओं को खींचते हैं। जैसे पहले हम प्लस आवेश पे रखें इस परीक्षण आवेश में, तो हमको पता है धनात्मक प्रकृति का, और ये प्लस वाला इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, भगाएगा, और ये माइनस वाला इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो जिस पथ पे चलता है वो गति करेगा, यानी जिस पथ पे गति करेगा ना उसी पथ को हम क्या बना देते हैं, विद्युत बल रेखा बनाते हैं। समझिए कल्पना किया हुआ पथ है, ऐसी बात नहीं, कोई ये रियलिटी में नहीं होता है, क्योंकि कोई ना कोई आवेश अगर हम लेंगे तो उसका कुछ ना कुछ अपना फील्ड जरूर होगा। ठीक है, तो ये कल्पना किया हुआ आवेश है, लेकिन हमको क्या है, विद्युत बल रेखा की परिभाषा देखना है। अब परिभाषा क्या होता है, इसी सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश को लेकर के विद्युत बल रेखा का परिभाषा बनाया गया है कि विद्युत बल रेखाएं होती क्या है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह निष्कोण वक्र रेखा होती है जिस पर सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से क्या करता है, गति करता है। ओके, तो आप लिखेंगे विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती है जिस पर सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश स्वतंत्र रूप से गति करता है।
तो विद्युत बल रेखा हो गया हमारा क्लियर है। पूछा जाएगा सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश की प्रकृति कैसी होती थी, हमेशा कैसा होता है, धनात्मक प्रकृति। इसका अपना कोई क्षेत्र होता है, इसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता है। ओके, तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं इन विद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं का जो गुण है, प्रॉपर्टीज है इनकी, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। तो प्रॉपर्टी हम देखते हैं, सबसे पहला नंबर इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है विद्युत बल रेखा की। तो सबसे पहला नंबर ये होता है कि विद्युत बल रेखाएं हमेशा धन आवेश से चल करके ऋण आवेश पर समाप्त होती है, यानी कि धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। तो विद्युत बल रेखा जो होता है वो धन आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होता है, ऋण आवेश पर समाप्त होता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चल के कहाँ समाप्त होंगी, ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। इस तरह से कोई डाउट इसमें नहीं ना। अगला देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर प्रॉपर्टी। विद्युत बल रेखाएं जो होती है ना, ये खुला वक्र होती है। खुला वक्र का मतलब क्या होता है, धन आवेश से चल के ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है, लेकिन पुनः ऋण आवेश से धन आवेश की ओर वापस नहीं होती है। देखिए चुंबकीय बल रेखा जो होती है वो बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय बल रेखा क्या होती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के अंदर दक्षिणी से किधर चलती है, उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। तो वो तो एक बंद वक्र रेखा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, खुला वक्र रेखा। खुला वक्र का मतलब धन आवेश से चल के ऋण आवेश पे समाप्त हो जाएगी, लेकिन पुनः ऋण आवेश से धन आवेश की ओर वापस नहीं आएगी। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए एकल अगर धन आवेश है, मतलब एक सिंगल धन आवेश है, तो इसके लिए जो बल रेखा होती है ना, इस आवेश से प्रारंभ होकर के अनंत पे समाप्त होती है। ओके, इस आवेश से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होगी, अनंत पे समाप्त होगी। और एकल ऋण आवेश अगर रहेगा, मतलब एक सिंगल ऋण आवेश है, इसके आसपास कोई आवेश नहीं है, तो इसके लिए क्या होता है, बल रेखा अनंत से उत्पन्न होकर के इस आवेश पे आकर क्या होती है, समाप्त होती है। ओके, तो ये याद होना चाहिए। एकल धनावेश के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उस आवेश से उत्पन्न होकर के अनंत में समाप्त होती है, और एकल ऋण आवेश के लिए जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो उस अनंत से उत्पन्न होकर के उस आवेश पर आकर समाप्त होती हैं। ओके, अब तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है इसका, प्रॉपर्टी। ओके, देखिए विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका। मान लीजिए एक विद्युत बल रेखा है ये। ओके, तो विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए दो पॉइंट हमने ले लिया पी और क्यू, तो पी और क्यू पर अगर हम स्पर्शी खींच देते हैं ऐसे, ओके, तो ये इस बिंदु पर क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। ये जो पॉइंट है ये पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और ये किस पर है, क्यू पर विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसको हटाते हैं, चलिए देखिए। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ओके, चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये अलग से ही पूछ दिया जाता है कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों, क्योंकि कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींचे जा सकते हैं, इधर भी खींचा जा सकता है इस वाले विद्युत बल रेखा पर, और एक इस वाले विद्युत बल रेखा इधर भी खींचा जा सकता है। तो एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी खींचने का मतलब है कि एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करना। ओके, और ऐसा क्या है, असंभव है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं पॉइंट पे दो विद्युत क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे आवेश रखेंगे तो इधर भी गति करे इधर भी गति करे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। एक आदमी कहाँ कहाँ चलेगा, दो डायरेक्शन में थोड़े चलेगा, वो एक ही डायरेक्शन में चलेगा ना। तो इसका मतलब दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर खींचे जा सकने वाले दो स्पर्शी उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे। ओके, देखिए पांचवा नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे ये तो हमें पता चल गया, दो तीन प्रॉपर्टी पता चल गया। ओके, पांचवा नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए दो विद्युत बल रेखाएं हैं, ओके, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, कभी भी किसी बंद चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। कोई भी अगर बंद चालक है तो इसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगी। इसका मतलब किसी बंद पृष्ठ के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जीरो होता है। ओके, इसीलिए अगर बरसात का मौसम होता है तो पेड़ ओड़ के नीचे रहने से ज्यादा सुरक्षित आदमी अगर किसी बंद गाड़ी में है तो रहता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि अंदर विद्युत क्षेत्र टोटल क्या होता है, जीरो होता है। आवेश भी रहेगा तो बाहर सतह पे क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो पांचवी प्रॉपर्टी ये थी कि जो विद्युत बल रेखा होता है वो किसी बंद चालक के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ओके, छठा प्रॉपर्टी यानी कि बंद चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। छठा प्रॉपर्टी, जो विद्युत बल रेखा होती है ये सदैव चालक के पृष्ठ के अभिलंबोत उत्पन्न होती है और अभिलंबोत ही समाप्त भी होती है। ओके, तो विद्युत बल रेखा चालक के पृष्ठ के अभिलंबवत उत्पन्न होता है और अभिलंबवत समाप्त होता है। ये प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद वाली हम प्रॉपर्टी देखते हैं, सातवें नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। सातवां नंबर होता क्या है प्रॉपर्टी में, देखिए यहां तक तो हमें क्लियर पता चल गया। अच्छा एक बार रिवाइज करवा देते हैं हम आसानी से, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए विद्युत बल रेखाएं तो हमने पढ़ाई दिया, इसके गुण के बारे में है तो रिवाइज करवाते हैं। पहला नंबर क्या है, मान लो प्लस आवेश और माइनस आवेश है तो विद्युत बल रेखा क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आप लिखेंगे विद्युत बल रेखा धन आवेश से चल के ऋण आवेश पर समाप्त होती है। ठीक है, यह एक खुला वक्र होती है, मतलब पुनः ऋण आवेश से धन आवेश पर वापस नहीं आती है। एकल अगर धन आवेश रहेगा तो बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होंगी, और एकल ऋण आवेश रहेगा तो अनंत से प्रारंभ होकर के ऋण आवेश पर आकर समाप्त होंगी। ओके, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो कटान बिंदु पर दो स्पर्शी खींचे जाएंगे जो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगे, और ऐसा क्या है, असंभव है। अगली प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती, अर्थात बंद चालक के अंदर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है। अगली नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के पृष्ठ की अभिलंबवत उत्पन्न होती हैं और अभिलंबवत समाप्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, सातवां नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि किसी स्थान पर अगर विद्युत बल रेखाएं बहुत पास हैं अर्थात सघन है तो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है, और जैसे जैसे इनके बीच की दूरी यानी सघनता कम होती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी वहां पे क्या होता है, कम होता जाता है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होती है, कम होती है। जैसे मान लीजिए दो पॉइंट है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्या है, क्यू है। अगर पॉइंट पी की बात किया जाए तो पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र पास विद्युत बल रेखाएं पास है और यहाँ पे क्या है, दूर है, तो इसका मतलब पॉइंट पी पर जो विद्युत क्षेत्र है उसकी प्रबलता अधिक होगी और पॉइंट क्यू पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, कम होगी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, लास्ट नंबर प्रॉपर्टी के देख लेते हैं। लास्ट नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं इनके अंदर लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने और फैलने का गुण होता है। इसी कारण ये क्या करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो एक लचकदार डोरी की तरह इनके अंदर सिकुड़ने का एक तरह समझिए गुण होता है। तो ये 8 प्रॉपर्टी हो गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ओके, अब तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन कैसे आ जाता है, एक दे देगा आपको ऐसे प्लस आवेश, एक दे देगा माइनस आवेश। अब यहाँ से सभी बल रेखाओं को यहाँ भेजेगा और आपको पता भी है कि भाई धन आवेश से चल के ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। अब यहाँ से सब बल रेखाओं को निकाला ऐसे, ठीक है, सब बल रेखाओं को निकाला यहाँ से धन से, और सभी को कहाँ भेजना है, इसे ऋण पे भेजना है। ठीक है, अब ऋण पर भेजेगा तो सबका डायरेक्शन ऐसे होगा ना, इसी तरह से। एक जगह क्या कर देगा, ये कहीं पर गलती कर देगा, कहीं पर क्या कर देगा, थोड़ा सा बदमाशी कर देगा। ये जो ये वाली रेखा है ना, इधर से ना चल करके क्या हो जाएगा, इधर से कर देगा। आपको बताना पड़ेगा इसमें सही है कि गलत है, तो आप तुरंत मार देंगे भाई ये तो गलत है, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता कि ऋण आवेश से चल के बल रेखा कहाँ जाए, धन आवेश से जाए। ओके, तो आपको हमेशा यही वाली बल रेखा सही करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। ठीक है, दो जगह ऐसे बल रेखा दे देगा, इस तरह से करके ऐसे करके दे देगा। एक जगह बल रेखा बहुत पास रहेगा, दूर जगह रहेगा, यहाँ पॉइंट पी बना देगा, यहाँ क्यू बना देगा, पूछ देगा बताइए पी और क्यू पे कहाँ पे विद्युत क्षेत्र की प्रबलता क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पॉइंट पी पर क्या होगा, प्रबलता अधिक होगा, पॉइंट क्यू पर प्रबलता क्या होगा, कम होगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इस विद्युत में। अच्छा, पैटर्न बनाने के बारे में पूछ लिया, जैसे इसके प्रतिरूप के बारे में पूछ लिया, एक धन आवेश दे देगा और एक माइनस दे देगा, तो आपको पता है धन आवेश से चल के ऋण आवेश में समाप्त होगा। लेकिन अगर दोनों धन आवेश हैं, अगर दोनों क्या है, धन आवेश है, एक ये भी धन आवेश है और ये भी क्या है, धन आवेश है, तो इस कंडीशन में बल रेखा क्या होगी, इसके कंडीशन में बल रेखा एक दूसरे से क्या होंगी, दूर हटेंगी। तो यहाँ से बल रेखा चलेगा लेकिन ऐसे क्या हो जाएगा, दूर हट जाएगा। भाई ये इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा ना, दबा देगा। ओके, तो ये बल रेखाएं क्या है, ऐसे दूर हट जाएंगी। ओके, ये बल रेखाएं क्या होंगी, ऐसे दूर हट जाएंगी। ओके, तो अगर दोनों धन आवेश रहेगा तो इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, बीच में एक पॉइंट मिलता है जहां पे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, 0 होता है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। ओके, तो मान लो ऐसे दो धन आवेश दे दिया तो दोनों की बल रेखाएं ऐसे होंगी, दूर हट जाएंगी। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट है। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं हम लोग, जैसे एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है, अगर पूछ लिया जाएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अगर ऐसे वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो ये क्या होगा, हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। कैसा विद्युत क्षेत्र होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। ओके, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कंप्लीट है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अगला पॉइंट है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखते हैं तीव्रता का मतलब क्या है। जैसे देखिए विद्युत क्षेत्र के अंदर होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक प्लस क्यू आवेश है, ये एक प्लस क्यू आवेश है, इसका अपना विद्युत क्षेत्र है।
तो विद्युत क्षेत्र में अलग अलग पॉइंट पे इसकी प्रबलता क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पे कोई आवेश रखा रहेगा अगर तो उस पर ज्यादा प्रभाव दिखाएगा, इससे दूर रखा रहेगा तो थोड़ा अधिक प्रभाव मतलब कम प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, अब मतलब अलग अलग पॉइंट पे रहेगा ना तो अलग अलग अपना इफेक्ट दिखाता है। तो वो इफेक्ट दिखाता है क्यों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे इसकी तीव्रता क्या होती है, अलग अलग होती है। अच्छा, तीव्रता डिफाइन कैसे करते हैं, तो सिंपल एक परिभाषा होता है इसकी कि किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक आवेश पे कार्यरत वैद्युत बल के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे मान लो इसके अंदर एक पॉइंट पी है, विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है, पॉइंट पी, यहाँ 2 कूलम का आवेश रखा और ये 2 कूलम का आवेश 10 न्यूटन का बल क्या है, अनुभव कर रहा है। तो 1 कूलम आवेश कितने न्यूटन का बल अनुभव करेगा भाई, 5 न्यूटन का। तो यही 5 क्या कहलाएगा यहाँ का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे मान लिया जाए एक विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी पर एक क्यू कूलम आवेश रखा गया है और क्यू कूलम आवेश पे लगने वाला बल कितना है, एफ है। ओके, तो एकांक आवेश पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, एफ बाई क्यू, और यही क्या कहलाएगा उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई बराबर क्या हो गया, एफ बाई क्यू, ये फॉर्मूला होता है, पता भी है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ये पूछा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। के एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। के याद होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बाई क्यू होता है, यानी कि एन बाई सी इसका मात्रक है, एन बाई सी मतलब न्यूटन प्रति कूलम, और ये क्या है, वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता राशि कैसी है, तो ये कैसी राशि है, सदिश राशि। कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसकी दिशा किधर होती है, ये जो हमने आवेश रखा है ना परीक्षण आवेश, एक तरह से इस पे जितना जिधर बल लगेगा उधर इसकी विद्युत क्षेत्र की क्या होगी, दिशा होगी। ओके, तो मतलब जिस डायरेक्शन में इस पे बल लगेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने देख लिया। अच्छा, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे ठीक है कि मान लो विद्युत क्षेत्र के अंदर एक पॉइंट पी है, यहाँ 2 माइक्रो कूलम का आवेश है, इस पे 10 न्यूटन का बल लग रहा है। कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 10 न्यूटन का। तो बताइए वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो ई बराबर एफ बाई क्यू, ये ना फॉर्मूला है। तो एफ का मान कितना है, 10, आवेश का मान कितना है, 2 माइक्रो कूलम, 2 गुणे 10 पे घाते -6 कूलम, ये तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 2 × 10 से कितना आ गया, 5 गुणे 10 पे घाते 6 न्यूटन प्रति कूलम। ये वहां का क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। तो आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे लग जाएंगे। अब अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे हम। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट आवेश दे दिया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ऐसे कर दिया कि 2 माइक्रो कूलम का आवेश है और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट में बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ओके, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए अगला हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, तो हेडिंग हमारा क्या है, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, अगला हेडिंग हमारा यही है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जैसे मान लिया जाए एक क्यू कूलम का आवेश है, ठीक है, बिंदु आवेश है, ये पॉइंट ओ पर स्थित है और यहाँ से r दूरी पर एक पॉइंट पी स्थित है और इस पॉइंट पी पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जहां भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहती है वहां पे हम एक सूक्ष्म दन परीक्षण आवेश क्या है, मान लेते हैं। तो हमने मान लिया कि पॉइंट पी पर एक क्यू नॉट आवेश क्या है, रखा हुआ है। अच्छा, इस क्यू नॉट आवेश के प्रति एकांक आवेश पे जितना बल लगेगा ना, वही इस बिंदु का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो इस क्यू नॉट आवेश पे लगने वाला बल कितना है भाई, तो बल कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम के नियम से Q1 Q2 बटे r²। तो Q1 मान लो ये आवेश है, Q2 क्या है, ये आवेश है, तो Q नॉट बाई r², यही बल लगेगा। ओके, इस Q नॉट को पक्षांतर करके लाइए इधर, तो क्या हो गया, F बाई Q नॉट बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r²। देखिए इस Q नॉट पे बल कितना लग रहा था, कुल इतना बल लग रहा था। तो एकांक आवेश पे कितना बल लगेगा, F बाई Q नॉट, और यही एकांक आवेश पे लगने वाला बल है इस बिंदु का क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यही क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r², ये होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण। ओके, अच्छा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, अगर ये स्रोत आवेश हमारा धनात्मक है तो इसको क्या करेगा, भगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पे क्या हो जाएगी, दूर की ओर हो जाएगी। और अगर ये स्रोत आवेश हमारा माइनस होगा तो इसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर। ओके, तब यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, आवेश की ओर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर स्रोत आवेश हमारा यानी ये आवेश जो धनात्मक रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की ओर होगी, और अगर ये ऋणात्मक रहेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की
और होगी। ओके, तो 2 पॉइंट हमारा क्लियर हुआ यहाँ पर। सबसे पहले हमने पढ़ लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और अगला पॉइंट हमने पढ़ लिया बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब इस पे आधारित एक आध क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ये भी देखिए, अगर मान लो परावर्तनांक दे दिया ना कि आवेश जहाँ रखा है वहां का परावर्तनांक के है, तो हमने एक पॉइंट बताया कि हमेशा के को किसके साथ रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट के साथ रखेंगे। क्वेश्चन आप हमेशा सॉल्व करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पे बेस्ट 1-2 क्वेश्चन लगाया जाए। चलिए, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, एक सिंपल क्वेश्चन पहले हम देते हैं। जैसे मान लो ये 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, कितना 2 माइक्रोकूलम का पॉइंट पे रखा हुआ है। ठीक है, इससे 3 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट पी है। बताइए इस पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ये बिंदु आवेश है ना। अब बिंदु आवेश का पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। ये तो है q बटे r स्क्वायर। रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 पे घाते 9। अच्छा आवेश कितना है, ये 2 माइक्रोकूलम यानी 2 × 10 पे घाते -6 कूलम बटे r स्क्वायर। तो यहाँ से दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसको पहले तो मीटर में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं। भाई सबसे पहला कर्तव्य होगा कि जो यूनिट है उसको एक पद्धति में लाया जाए। तो ये सेंटीमीटर में, तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। अब देख लेते हैं कितना होता है। ये 9 है गुणे 2 है, 9 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। ओके, और ये कितना है, बेसिक कैलकुलेशन बताया है कि ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 10 पे घाते -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो गया 4। तो 9 से 9 कट गया तो 2, ये 10 पे घाते -3 है, सॉरी +3 है, और ये 4 ऊपर गया तो 10 पे घाते कितना हो गया 7 न्यूटन प्रति कूलम आंसर है। इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो इस पॉइंट P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है यानी प्रबलता होती है ना, वो सिर्फ स्रोत आवेश पर निर्भर करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई और आवेश रहेगा उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसके परिमाण से ये डिपेंड नहीं करता। नहीं कह सकते परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करता है, सिर्फ स्रोत आवेश के परिमाण पर क्या करता है, निर्भर करता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक और। अब मान लीजिए कहीं पे 2 आवेश रख दिया, एक यहाँ पे है 2 माइक्रोकूलम का आवेश, ठीक है, एक और है 2 माइक्रोकूलम का आवेश। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे दे दिया गया है, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर। कितना दे दिया, 9 सेंटीमीटर। 9 ना करके हम इसको ऐसा कर देते हैं, 3 ही सेंटीमीटर कर देते हैं। ओके, अब इनके बीच में एक पॉइंट बना दिया P, एकदम मध्य बिंदु पर। ठीक है, तो मध्य बिंदु पर जो पॉइंट P होगा तो पूछ देगा इस बताइए पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो हमें पता है कि इस 2 माइक्रोकूलम के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा प्लस है ना, तो इधर दूर की ओर होगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, दूर की ओर होगा, क्योंकि ये भी प्लस है। और यहाँ पे चूंकि यहाँ से दूरी बराबर है ना, और इसकी भी दूरी क्या है, बराबर, तो जितना इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उतना ही इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो यहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन और कुछ पूछा जा सकता है। जैसे मान लिया जाए, अच्छा यहाँ पे जब 0 हो गया तो यहाँ पे कोई आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही नहीं तो बल कौन लगाने वाला है, कोई नहीं, क्योंकि E फॉर्मूला होता है ना F/Q, यही तो फॉर्मूला होता है। अरे भाई अगर E 0 हो जाएगा तो F/Q भी तो 0 है, तो F भी क्या हो गया 0, F भी क्या हो जाएगा 0। अच्छा जहां पे ये 0 रहेगा वहां पे ये भी 0 रहेगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं, तब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो विद्युत बल नहीं। ओके, अब विद्युत बल नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ओके, कहने का मतलब यही है। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन कुछ इस टाइप का दे देगा। अगर तो मान लिया जाए एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पे हमने कितना रख दिया, 3 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया, और यहाँ पर भी 3 माइक्रोकूलम का आवेश रख दिया। ओके, अब ये समबाहु है, 3-3 सेंटीमीटर की दूरी है, इसकी मतलब भुजाओं की लंबाई कितनी है, 3-3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट क्या है अपना सी है। तो ए बी सी 3 पॉइंट है। आपको पूछ देगा बताइए बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। इतना क्या पूछा, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो गया, बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, फिर इसके कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, और उसका परिणाम भी निकाल लेंगे। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऐसे दूर की ओर होगा, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र किधर होगा, ऐसे दूर की ओर होगा। अच्छा ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो यह एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो यह भी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, 60 अंश तो होगा। अब इसके कारण यहाँ पे निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र कितना होगा, मान लो E1, क्या होगा E1। आप ऐसे लिखेंगे कि ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, तो E1 बराबर कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटे r स्क्वायर। फॉर्मूला दे है ना, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10 पे घाते 9। आवेश कितना है भाई, यहाँ पे इस आवेश का निकालना है ना, तो कितना है 3 माइक्रोकूलम, तो कितना हो गया 3 × 10 पे घाते -6 कूलम बटे r स्क्वायर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10 पे घाते -2 का
स्क्वायर, यही हुआ। अब देखिए 9 है और ये कितना है 3 है, एक साथ कर लिया 9 और में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 10 पे खाते 3 और ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पे खाते -4। ये 9 से 9 कट गया तो आया 3 गुणे 10 पे खाते 7 न्यूटन प्रति कूलम। में से दूर की ओर होगा ना तो आ गया एक E1 कितना आ गया 3 गुणे 10 पे खाते 7 न्यूटन प्रति कूलम। इसी तरह से हम इसकी यानी बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं E2 क्या होगा E2। अच्छा देखो इसके कारण विद्युत क्षेत्र यहाँ पे आया ना कितना 3 गुणे 10 पे घाते 7 तो वही परिमाण का सेम टू सेम ये भी है, उतनी ही दूरी है तो इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र उतना ही आएगा 3 गुणे 10 पे घाते 7 न्यूटन प्रति कूलम। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पे कहने का मतलब दो विद्युत क्षेत्र हो गया, एक E1 हो गया और एक क्या हो गया E2 हो गया और दोनों के बीच का कोण कितना है 60 अंश। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है तो आप लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर क्या आएगा रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। यही तो होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, क्योंकि ये दोनों सदिश राशियां है ना तो अब इनको जोड़ने का मतलब सीधे थोड़े जोड़ देंगे E1 प्लस E2, इनके बीच का कोण दिया तो इनको जोड़ने का तरीका ये होता है सदिश राशियों को। ओके अब देखिए यहाँ पे E1 का मान भी उतना ही है E2 का मान भी उतना ही है, भाई यहाँ पे E2 रहेगा E2 का मान भी उतना ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो E1 का मान हम रख देते हैं 3 गुणे 10 पे घाते 7 का स्क्वायर, E2 का मान भी इतना है 3 गुणे 10 पे घाते 7 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 E1 का मान भी उतना E2 का मान भी उतना है, इन दोनों को मिला करके भी इतना रख दें 3 गुणे 10 पे घाते 7 का स्क्वायर cos 60 अंश का मान 1/2 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, तो इसको चाहे तो स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो 1 + 1 + 1 3 बच जाएगा। तो 3 गुणे 10 पे घाते 7 बाहर हो गया। ओके इंटू रूट 3 बच गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 3 रूट 3 गुणे 10 पे घाते 7 न्यूटन प्रति कूलम। ओके ये हो गया हमारा आंसर। आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके तो आंसर आएगा 3 रूट 3 गुणे 10 पे घाते 7 न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन। अब इसके डायरेक्शन को भी पूछा सकता तो डायरेक्शन इसका एकदम कहाँ होगा बीचों बीच होगा, यानी कि इसकी परिणामी की दिशा किधर होगी एकदम बीचों बीच होगी। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा सकता है। ओके तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला डाउट क्लियर होगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो मान लीजिए अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया, लेकिन इसके बाद अगर मान लो ग्राफ के बारे में पूछे, जैसे हमें पता है ये कि E जो होता है बिंदु आवेश के कारण वो कितना होता है 1/4πε/Q/r², यानी कि E जो है ना प्रोपोर्शनल क्या है 1/r², या E प्रोपोर्शनल क्या है Q है। तो E और Q के बीच का अगर ग्राफ पूछेगा E और Q के बीच का ग्राफ, तो ग्राफ कैसे होगा एकदम सरल रेखा। अच्छा E और r² के बीच का ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ कैसे होगा इस तरह से कर्व में होगा, क्योंकि एक का मान घटेगा तो दूसरे का मान बढ़ेगा, व्युत्क्रमण अनुपाती है ना। तो ग्राफ पूछेगा तो ग्राफ हम सिंपल ऐसे क्या कर देंगे बना देंगे। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है एक समान विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण की गति। ओके तो जैसे मान लिया जाए दो समांतर प्लेट है ऐसे। ओके एक पर क्या है प्लस आवेश है और दूसरे प्लेट पर क्या है माइनस आवेश है। तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत बल रेखाएं चलती है, तो समांतर प्लेट के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है ना वो एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। ये क्या होता है इसके अंदर एक समान होता है। अब इसमें कोई आवेशित कण अगर मान लीजिए ये यम द्रव्यमान का कोई कण है जिसपे आवेश कितना है Q है और इसके अंदर ये V वेग से क्या कर रहा है प्रवेश कर रहा है, तो जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा वैसे इस पे बल लगेगा और बल की वजह से क्या होगा धीरे धीरे ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में प्लस प्लेट से किधर चलना चलेगा माइनस प्लेट को क्या हो जाएगा झुक जाएगा, क्योंकि अगर ये प्लस आवेश है तो माइनस वाला इसको खींचेगा ना भाई, जिधर विद्युत क्षेत्र है उधर इस पे बल लगेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो इसमें x अक्ष की दिशा में कोई बल काम नहीं कर रहा है, ऐसे इधर कोई बल नहीं काम कर रहा है, लेकिन ऊर्ध्वाधर की दिशा में विद्युत बल के कारण क्या है ऊर्ध्वाधर की ओर धीरे धीरे मुड़ करके यहाँ पे आकर के गिर जाएगा। ओके तो इस गति को अगर हम x और y अक्ष के रूप में तोड़ लेते हैं, ओके इधर x अक्ष और इधर y अक्ष, तो x अक्ष की दिशा में कोई बल कार्य करने के ना कारण x अक्ष की दिशा में इसकी गति क्या है नियत है। तो मान लिया जाए t समय बाद ये कहीं पर पहुंच चुका है जिसका निर्देशांक क्या है x, y है। ओके तो क्या हो जाएगा t समय बाद x अक्ष में चली गई दूरी ऐसे निकालना है भाई, t समय बाद x अक्ष में तय दूरी, तो कितना हो जाएगा t से बाद x अक्ष में तय दूरी। ओके x बराबर भाई x अक्ष की दिशा में कोई त्वरण नहीं ना है, तो सीधे दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो x बराबर चाल कितना है v और समय कितना लगा t, तो t बराबर हम लिखेंगे x/v। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर
1। अच्छा वाई अक्ष की दिशा में क्या काम कर रहा है, एक विद्युत बल काम कर रहा है, तो वाई अक्ष के अनुदिश इसकी गति कैसी है, त्वरित गति है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लें कि वाई अक्ष की दिशा में उत्पन्न त्वरण, तो ऐसे लिखेंगे वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश के त्वरण। तो त्वरण देखा जाए तो त्वरण ए इक्वल टू क्या होता है, एफ बटे यम। एफ का मान कितना है भाई वाई अक्ष के अनुदिश, क्यू इंटू ई, तो क्यू ई बटे यम, ये त्वरण आ गया। अब वाई अक्ष के अनुदिश टी समय में चली गई दूरी, तो टी समय में तय दूरी किसके अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश, तो कितना चला है वाई, तो निर्देशांक वाई है ना, तो कितना चला है ये वाई चला है। तो वाई अक्ष के अनुदिश में तो ये त्वरित गति कर रहा है, तो कितना हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, होगा ना। अच्छा वाई एच के अंदर प्रारंभिक वेग इसका तो कुछ भी नहीं ना है, इसलिए हमने यहाँ पे यूटी ना लिख करके उसको क्या कर दिया, जीरो कर दिया, तो सिर्फ बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ, और ए का मान यहाँ से रख देते हैं, ए का मान यहाँ से रखेंगे, ए बराबर क्या है क्यू ई बटे एम, तो क्यू ई बटे एम इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें x और y के बीच में संबंध निकालना है। संबंध निकालने से क्या होता है, संबंध निकालने से हमें ये पता चल जाता है कि आवेशित कण कौन से पथ पे क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहां से t का मान उठा करके समीकरण 1 से कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। तो आप यहां लिख देंगे कि समीकरण 1 से t का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो t का मान आप कहां रखेंगे, समीकरण 2 में, तो कितना हो जाएगा y बराबर हाफ क्यू ई बटे एम, और टी का मान कितना है एक्स बटे वी का स्क्वायर। ओके, तो यहां से देखा जाए तो ये आ गया अपना y बराबर हाफ के क्यू ई बटे एम, अच्छा वी स्क्वायर को साथ में इसके रख लिया और एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रख दिया। ओके, इसको ब्रैकेट में कर लिया, तो y बराबर हो गया 1/2 क्यू ई बटे एम वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ये आ गया, इसको क्या कर देते हैं हम ब्रैकेट में रखते हैं। यहां से क्या पता चलता है, यहां से हमें ये पता चलता है कि जो y है ना वो x स्क्वायर पे निर्भर कर रहा है, यानी कि दीर्घात समीकरण बन रहा है, x के घाते 2 पे निर्भर कर रहा है ना, तो x के घाते 2 पे निर्भर कर रहा है, दीर्घात समीकरण बना रहा है। तो दीर्घात समीकरण का जो पथ होता है ना वो कैसा होता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। इसका मतलब कि जो आवेशित कण है वो भी कौन से पथ पे चलेगा, परवलयाकार पथ पे चलेगा, यानी परवलय वाले पथ पे चलेगा। ठीक है, तो यह समीकरण y बराबर सी एक्स स्क्वायर के समरूप है। इसी तरह से जो मैथ में पढ़ा था, तो यह क्या होता है, एक द्विघात समीकरण होता है ना। तो इससे एक चीज सिद्ध हो गया कि जो आवेशित कण है वो कौन से पथ पे चलेगा, परवलयाकार पथ पे चलेगा। तो अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है कि सिद्ध कीजिए कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुर के लंबवत प्रवेश करता है तो परवलय पथ पे चलेगा, नहीं परवलयाकार पथ पे चलेगा, तो आपको ऐसे ही पूरा क्या करना है, प्रूफ करके यहां तक लाके आप लिखना है कि y बराबर सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यह समीकरण y बराबर सी एक्स स्क्वायर के समरूप है जो एक परवलय को प्रदर्शित करता है, अतः आवेशित कण का पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। ओके, तो यहां तक आप पूरा प्रूफ करेंगे। अच्छा, यहां से चीज और क्लियर हो गया कि आवेशित कण अगर एक नंबर में पूछा जा सकता है कि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश अगर प्रवेश करता है, इधर कोई आवेशित कण प्रवेश करता है, इसका पथ कैसा होगा, सरल रेखा होगा। भाई जिधर है उधर ही चलेगा ना, ये मुड़ेगा नहीं, मुड़ेगा, क्योंकि बल भी इस पर उधर ही लग रहा है। लंबवत प्रवेश करेगा तो मुड़ जाएगा। अब डिपेंड करेगा कि आवेश की प्रकृति कैसी, उस अनुसार इधर भी मुड़ सकता है और इधर भी मुड़ सकता है। प्लस आवेश रहेगा तो उधर मुड़ जाएगा, माइनस आवेश रहेगा तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में मुड़ेगा। ओके, तो अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आगे पढ़ते हैं, वैद्युत दीर्घध्रुव के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, वैद्युत दीर्घध्रुव। वैद्युत दीर्घध्रुव होता क्या है, देखो अब जब दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत निकट रखे रहते हैं ना, तो उसी निकाय को हम क्या कहते हैं, वैद्युत दीर्घध्रुव कहते हैं। जैसे मान लिया जाए एक प्लस क्यू आवेश है और एक क्या है माइनस क्यू आवेश है, ये दोनों अल्प दूरी पर रखे गए हैं, तो ये निकाय क्या कहलाएगा, हमारा वैद्युत दीर्घध्रुव कहलाएगा। ओके, जैसे मान लीजिए आपका इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए वैद्युत दीर्घध्रुव के, जैसे NH3 हो गया अमोनिया, ये भी वैद्युत दीर्घध्रुव है। CO2 जो है ये भी वैद्युत दीर्घध्रुव है। H2O जो है ये भी वैद्युत दीर्घध्रुव है। ओके, HCl जो है, ऐसे बहुत सारे हैं, इस तरह से बहुत सारे हैं जो क्या है वैद्युत दीर्घध्रुव है। इसमें क्या होता है, जैसे HCl है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश हैं, ये H पे प्लस है, क्लोरीन पे माइनस है, और दोनों अत्यंत निकट दूरी पे रखे गए हैं, मतलब इनके बीच की दूरी कम ही होती है, तो ये क्या कहलाता है, एक वैद्युत दीर्घध्रुव हो गया। जैसे मान लीजिए एक +2 माइक्रोकुलाम का आवेश है, ओके, और एक क्या है -2 माइक्रोकुलाम का आवेश है। तो अब इन दोनों में देखा जाए तो एक प्लस है और एक क्या है माइनस, यानी समान परिमाण है लेकिन प्रकृति इनकी क्या है, विपरीत है, तो ये क्या कहलाएगा, एक वैद्युत दीर्घध्रुव कहलाएगा। ओके, अब देखो
ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव पूछा जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पे बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अगला पॉइंट ये चेक करते हैं, पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव तो हम लोगों ने पढ़ लिया। वैद्युत द्विध्रुव के सामर्थ्य को नापने के लिए कौन सी राशि बनाई गई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण राशि बनाई गई। और ये कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। तो वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी को हम 2l मानते हैं। क्या मानते हैं, 2l मानते हैं। अब इनके मध्य बिंदु में इनका केंद्र माना जाता है, तो मान लेते हैं केंद्र O है, ठीक है। और ये द्विध्रुव क्या है, AB है। तो O से किसी एक आवेश की दूरी को हम L मानते हैं और दूसरे भी आवेश की दूरी को क्या मानते हैं, L मानते हैं। ओके, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है ये वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, चाहे यह आवेश ले लिया जाए चाहे यह आवेश ले लिया जाए, एक आवेश के परिमाण और उन आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। इसे हम किससे दिखाते हैं, P से। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव का कोई भी एक आवेश ले लें, चाहे प्लस क्यू वाला चाहे माइनस क्यू वाला, उसका एक परिमाण ले लिया और इनके बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की 2l है ना। तो 2l का गुणनफल यही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। ओके, अच्छा ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। इसका डायरेक्शन किधर होता है, तो इसका डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस की ओर। याद रखिएगा विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस, पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस, के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे अगर, तो इसी को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर P इक्वल्स टू Q इंटू वेक्टर 2l, इस तरह से रखा जाएगा। अभी हमने बता ही दिया कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो किधर होती है, तो माइनस से किधर होता है, प्लस की ओर होता है। अच्छा इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यही पूछा जाएगा। तो ये कूलाम है और 2l मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो भाई दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। ओके, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम इंटू मीटर। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिया। वैद्युत द्विध्रुव दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अत्यंत निकट रखने पर बना निकाय क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो इसके द्वारा हम वैद्युत द्विध्रुव के सामर्थ्य को मापते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, उस द्विध्रुव के किसी एक आवेश लीजिए, मतलब कोई भी आवेश है, चाहे प्लस क्यू चाहे माइनस क्यू, किसी भी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। के यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा किधर होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। इसका मात्रक क्या होगा, तो कूलाम इंटू मीटर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट ये देखते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यही देखा जाए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए अब तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें देखिए 3 कंडीशन आता है हमारा। पहला एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, ओके, एक हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और दूसरा एक होता है निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, तो एक अक्षीय स्थिति और एक क्या है हमारा, निरक्षीय स्थिति। ओके, और तीसरा एक पॉइंट और हम पढ़ेंगे किसी व्यापक बिंदु पर। व्यापक मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट हो गया, ओके, अक्षीय और निरक्षीय को छोड़ करके। तो पहला पॉइंट इसका स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अक्षीय स्थिति में। चूंकि आपका रिवीजन क्लास चल रहा है तो पूरी हेडिंग ना लिख करके हम शॉर्ट में आपको समझाएंगे। ठीक है, आप अपने नोट्स से थोड़ा पढ़िए, बुक से भी हेल्प लीजिए और इस वीडियो के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट रिवीजन कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अच्छी स्थिति में पहले देख लेते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो मान लिया जाए एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ओके, मान लिया जाए एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB है, जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर के बना हुआ है। ओके, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इसके बीच की दूरी कितनी मानेंगे, 2l मान लेते हैं। ओके, चलिए देखिए ये है वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र O,
ये क्या होता है, द्विध्रुव का केंद्र O। हमें पहला सिचुएशन ज्ञात क्या करना है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लेते हैं इस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, यही ना होता है अच्छी स्थिति, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, अच्छी स्थिति में इसके केंद्र O से r दूरी पर एक पॉइंट कौन है, P, एक बिंदु P है, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले हम इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर इस माइनस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, और फिर दोनों का परिणामी ज्ञात करेंगे। वही क्या हो जाएगा, पॉइंट P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ओके, तो इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस प्लस Q आवेश से इसकी दूरी तो पता होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। अच्छा, ये O है, तो O से किसी एक आवेश की दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2L है। तो यहाँ से एक आवेश की दूरी कितनी हो गई, L हो गई। ओके, इस प्लस Q को हम यहाँ रख देते हैं। ओके, यह भी दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। ओके, तो इस प्लस Q आवेश से इस बिंदु P की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यह दूरी L है, तो यह दूरी घटाना पड़ेगा ना, तो r माइनस L, और इस तरह से माइनस Q आवेश से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा r प्लस L। समझ में r प्लस कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ सेंटर से ये दूरी r है और यह दूरी L है, तो यह पूरी दूरी कितनी हो जाएगी, r प्लस L हो जाएगा। ओके, अब पहले हम इस प्लस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें, फिर माइनस Q आवेश के कारण निकाल लें। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लस Q आवेश के कारण, आप लिख लीजिएगा इसे, प्लस Q आवेश के कारण। ओके, कहाँ पे निकालना है, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लिख लीजिएगा। मान लो ये EA है। ओके, इस प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मान लिया जाए, EA है, क्योंकि पॉइंट A पर स्थित है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r माइनस L का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से दूरी कितनी है, r माइनस L। तो ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फॉर्मूला ही लगाया जाएगा। ओके, अब ये प्लस Q आवेश है ना, तो इसके कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, दूर की ओर होगी। तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA का डायरेक्शन किधर होगा, आवेश से दूर की ओर इधर हो जाएगा। ओके, अब माइनस Q आवेश के कारण निकाल लेते हैं। तो माइनस Q आवेश के कारण अगला पॉइंट, आवेश के कारण आप लिखेंगे बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं वो कितना है, EB है। तो ये भी वही फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला। लेकिन अब यहाँ से जो दूरी है ना वो कितनी है, r प्लस L, तो यहाँ पे हम Q बटे r प्लस L का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओके, तो माइनस Q आवेश के कारण जो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB आया है ना, चूंकि ये आवेश कैसा है, माइनस, तो EB का डायरेक्शन किधर होगा, इस आवेश की ओर होगा, इधर होगा। ओके, तो पॉइंट P पर देखिए आप दो विद्युत क्षेत्र है, कौन कौन, एक EA है और एक कौन है, EB है। ओके, EA का डायरेक्शन इधर है और EB का डायरेक्शन इसके विपरीत है। अब देखिए ये प्लस Q आवेश इसके नज़दीक है और माइनस Q आवेश इससे क्या है, दूर है। इसका मतलब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगा और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, कम होगा। यानी EA का मान अधिक होगा और EB का मान क्या होगा, कम होगा। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, जैसे लिखेंगे बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र बोले या वैद्युत क्षेत्र बोले, बातें कही है। ओके, या तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोले, बातें कही हुआ। ओके, तो पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू, हम जो ज़्यादा है उसमें से कम को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यानी EA में से हम EB को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ओके, तो EA का मान कितना आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, फिर माइनस EB का मान कितना, यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे r प्लस L का होल स्क्वायर, यही तो है। अब देखिए ये Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो इसको क्या कर लिया जाए, कॉमन कर लिया जाए। तो E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन किया तो बचा क्या, यहाँ पे 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और फिर माइनस साइन के साथ ये बचा 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, फिर इन दोनों का आपस में गुणा, ऐसे तो अलजेब्रा सॉल्व करते हैं। तो E बराबर ये कितना हो जाएगा, इसको हटाते हैं। तो E बराबर ये हो गया, देखिए Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, नेक्स्ट इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो ये कितना हो जाएगा, r प्लस L का होल स्क्वायर एंड माइनस r माइनस L का होल स्क्वायर बटे। अब देखिए
इन दोनों का जब आपस में गुणा करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला फॉर्मूला है ना, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और दोनों पे होल स्क्वायर है ही, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको ओपन कर देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL मतलब ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे। अच्छा, फिर माइनस से इसमें गुणा कराएंगे तो जो जो टर्म प्लस रहेगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो कट जाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट पी को हम क्या करते हैं, मिटाते हैं। ओके, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, ये Q/4πε0। इसको एक बार हम ओपन करके दिखाते हैं आपको, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस, देखिए इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले टर्म पे लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा। अच्छा, फिर माइनस से गुणा कराएंगे तो सबके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ओके, तो ये हो जाएगा टर्म और नीचे बचेगा क्या, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब ये आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये तो कट गए, ये 2RL जुड़ के कितना हो गया, 4RL हो गया। तो ई बराबर कितना हो गया, Q/4πε0 ये आपका बचा 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही आया। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या है, Q है और ये 4RL है ना, 4 को 2 × 2 के रूप में तोड़ लिया जाए। इसको कुछ हम समायोजित करके इस प्रकार लिख देते हैं, ये हो गया 1/4πε0। ओके, इसको रख देते हैं 2। अच्छा, Q को लाते हैं साथ में, एक 2 इसका बचा है ना, तो इसके साथ रख देते हैं 2L × R को अलग कर देते हैं अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये नेक्स्ट Q × 2L है क्या, ये Q × 2L को तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं ना, भाई यही तो हमने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है, तो इन दोनों आवेशों में से कोई भी एक आवेश ले लिया जाए और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ओके, तो चूंकि Q × 2L को हम P लिखेंगे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि Q × 2L बराबर क्या होता है, P होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। भाई वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, आघूर्ण होता है। ओके, तो हम E बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0 2P × R बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पे पावर 2। ओके, तो एक फॉर्मूला हमारा ये क्रिएट हो गया, एक फॉर्मूला हमारा ये आया कि E बराबर 1/4πε0 2PR बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि जो द्विध्रुव होता है ना, ये बहुत अल्प दूरी पर होते हैं। ओके, तो पहला सिचुएशन ये मान लिया जाए यहाँ पर कि यह जो दूरी R है यह इस L की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है। ओके, तो इसमें एक कंडीशन हम मान लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ओके, कि यदि R जो है वो L से क्या है, बहुत बड़ा है। ओके, मच ग्रेटर देन। ओके, R बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, L से, तो जब R L से बहुत अधिक बड़ा होगा तो अब L को इसमें से घटाने से लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, तो हम इस L स्क्वायर को इसकी तुलना में क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। तो आप लिखेंगे कि यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन या मच ग्रेटर देन L, ठीक है, तो L जो है R स्क्वायर की तुलना में नगण्य है। ओके, अतः अगला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, E बराबर 1/4πε0 2PR। अच्छा, अब ये तो गया भाई, ये तो इसके साथ पे 0 है, तो आर स्क्वायर पे जब स्क्वायर रखेंगे ना तो आर पे घाते 4 हो गया। अब आर से एक कार कट जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4π, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, 1/4πε0 2P बटे RQ। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला ये है और 90% क्वेश्चन इसी फार्मूले पर क्या है, आते हैं। तो ये हमारा हो गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 2P बटे RQ। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ठीक है, तो देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लिया जाए एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ओके, ये मान लिया जाए एक वैद्युत द्विध्रुव है AB। ओके, ये प्लस Q और माइनस Q आवेश से क्या है, मिलकर
बना है और इनके बीच की दूरी कितनी है 2l है। वैध दो द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी मानते हैं 2l मानते हैं। ओके, अब इस वैध दो द्विध्रुव का ये बिंदु O है, इसका केंद्र कहलाता है। अब केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर इसके निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है। कौन बिंदु P स्थित है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भाई इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए पहले हम बिंदु P का इस Q से दूरी और माइनस Q से दूरी ये दोनों तो ज्ञात करेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इस प्लस Q आवेश के कारण पहले यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर माइनस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और फिर दोनों का यहाँ परिणामी निकाल लेंगे। वही पॉइंट P पर क्या हो जाएगा, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ओके, तो केंद्र O से किसी एक आवेश की दूरी कितना मानेंगे, l मानेंगे। भाई दोनों के बीच की दूरी कितनी थी 2l है। अब प्लस Q आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, तो बिंदु P की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यह दूरी l है और यह दूरी r है, तो यह कितना हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। अच्छा, सेम टू सेम ये भी वही होगा, ये भी तो वही होगा, दूरी r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ओके, अच्छा देखिए, अब मान लेते हैं कि पॉइंट Q से ये पॉइंट P का जो कोण है ना, वो कोण कितना है, थीटा है। तो यहाँ से भी कोण कितना होगा, थीटा ही होगा। ओके, अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा। इसको हमें क्या करना है, घटक में वियोजित करना है। तो प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो दूर की ओर होगा ना, ऐसे, तो ये होगा EA, ये कौन होगा, EA होगा। ठीक है, अच्छा माइनस Q आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, तो इस आवेश की ओर ही होगा, इधर ही होगा, तो ये कितना हो जाएगा EB। देखिए शायद दिखे ना, मैंने बहुत छोटा लिखा है, ये क्या है, EB है। ओके, तो अब ये कोण थीटा, ये भी थीटा है, तो इसके समांतर ये जो ये लाइन है, इसके समांतर हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। तो यह एंगल थीटा है, तो यह एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके भाई, ये दोनों क्या है, संगत कोण है ना। अच्छा, यह थीटा है तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। ये क्या हो गए, एकांतर कोण है। ओके, अब देखिए यहाँ पे EA और EB दो विद्युत क्षेत्र हैं, दोनों का परिमाण बराबर होगा, क्योंकि प्लस Q आवेश से इसकी दूरी और माइनस Q आवेश से इसकी दूरी दोनों क्या है, बराबर है। लेकिन दोनों के डायरेक्शन अलग अलग होने के कारण इसे हम क्या करेंगे, इसे घटकों में वियोजित करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट में हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो EA का एक घटक इधर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, देखिए EA cos थीटा, और एक एकदम इसके लंबवत होगा, ये क्या होगा, EA sin थीटा। ओके, ऐसे EB है, EB का एक घटक इधर हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, EB cos थीटा। पर जिधर थीटा रहता है उधर का घटक cos थीटा होता है, एक इसके लंबवत कौन हो जाएगा, ये EB sin थीटा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये EA sin थीटा और EB sin थीटा, ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और EA cos थीटा और EB cos थीटा ये दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। EA cos थीटा और EB cos थीटा समान दिशा में होने के कारण ये परस्पर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ओके, तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इस पॉइंट P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं प्लस Q और माइनस Q आवेश से इसकी दूरियां तो बराबर हैं, तो प्लस Q और माइनस Q आवेश के कारण उस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो EA और EB दोनों का परिमाण क्या होगा, सेम होगा, और वो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे, देखिए यहाँ से भी दूरी कितना है, R प्लस L है, और ये भी वही है, भाई रूट में है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि भाई Q बटे इसका स्क्वायर होगा ना, तो ये रूट में है ना, तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखिए यहाँ EA और EB को हमने घटक में वियोजित किया है, EA sin थीटा और EB sin थीटा परिमाण में बराबर है, इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में है ना, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन EA cos थीटा और EB cos थीटा सेम डायरेक्शन में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर, अब EA cos थीटा और EB cos थीटा को हम क्या कर लें, जोड़ लें। अच्छा, EA और EB दोनों का परिमाण बराबर है ना, तो क्या EA की जगह पे EB भी रख सकते हैं, या EB की जगह पे EA भी रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 EA cos थीटा। आसान है, यहीं तक इसको समझना है मेन। अब तो आसान है, अब इसके बाद कर देते हैं ना, 2 EA का मान उठा के रख दिया जाए, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, इसको आप अच्छी तरह से डिटेल से थोड़ा वीडियो स्लो करके रोक करके आप समझ सकते हैं। ओके, बुक का भी सहारा ले सकते हैं। अब देखिए cos थीटा है,
अब इस त्रिभुज में हम क्या करते हैं, cos थीटा निकाल लेते हैं। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है इसका भाई, आधार यहाँ से यहाँ तक यल है ना, देखिए ये लंबाई यल है, और कर्ण कितना है, रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यही हुआ, इसको सॉल्व किया जाए, ये हो गया आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू है, 2 को इसके साथ कर देते हैं तो क्यू इंटू 2l हो गया। अच्छा यहाँ देखिए, ये आर स्क्वायर ये यल स्क्वायर पे घाते 1 है ना। अच्छा ये रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2, तो नीचे का आधार बराबर तो घातांक जुड़ेगा अगर, जैसे ये है ना आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे घात 1 है, ठीक है, और गुणा करना है, इसका मतलब क्या है, घात कितना पावर है ये भाई 1/2, रूट का मतलब पावर कितना होता है 1/2। तो नीचे अभी आधार बराबर हो गया तो घातांकों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 1 और 1/2 जुड़ेगा जब, तो ये हो जाएगा 3/2। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर कितना हो गया, 3/2 हो गया। ओके, तो अब आगे देखते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके, आसान है। ये q इंटू 2l होता क्या है भाई, अभी हमने पढ़ा है ना कि q इंटू 2l को हम क्या कहते हैं, वैद्युत दीर्घध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे किससे दिखाते हैं, p से दिखाते हैं। तो इसके जगह हम लिख देंगे चूंकि q इंटू 2l बराबर p, जिसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही तो कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इसके जगह p रख दिया जाए, तो e बराबर कितना आ गया, इसको मिटाते हैं। ओके, तो हमारा e बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए e बराबर कितना आ जाएगा, ये इसके जगह पे p रख दें तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये p बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर, p बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे पावर 3/2। आसान है ये। ओके, अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये तो फॉर्मूला हो गया हमारा क्रिएट। हम लोग ये मानते हैं कि यदि r जो है ना वो यल से क्या है, बहुत अधिक बड़ा है, यह वाली दूरी जो है ना इस दूरी की तुलना में क्या है, बहुत अधिक है, तो इसमें लगभग यल स्क्वायर जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि यदि r यल से बहुत बड़ा है, ठीक है, तो एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य होगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे, अब ये तो गया एल स्क्वायर, अब आर स्क्वायर पे पावर 3/2, तो स्क्वायर पे पावर लगा है, इसका मतलब पावर भी पावर लगा, तो पावर का गुणा होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आर पे घाते कितना बचेगा, 3 बचेगा। ये होता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला। ओके, तो आपने 2 पॉइंट्स देख लिया, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र और एक निरक्षीय स्थिति में। अच्छा देखिए, अच्छी स्थिति के लिए क्या था, अच्छी स्थिति में फॉर्मूला क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ था ना भाई, ये फॉर्मूला था ना अच्छी स्थिति में। और निरक्षीय स्थिति में क्या है, p/r³ है। इसका मतलब ये अच्छी स्थिति वाला इसका क्या होता है, 2 गुना होता है, यानी कि अच्छी स्थिति में, यहाँ लिखते हैं, इसका मतलब अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, वो 2 गुणे निरक्षीय स्थिति में होता है। यानी कि जितनी दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 होगा, उतनी ही दूरी पर अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणे 10 होगा, यानी कि 20 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर कोई बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है ना आर दूरी पर, वो कितना होता है, ई प्रोपोर्शनल 1/r² होता है। लेकिन द्विध्रुव के कारण कितना होता है, ई प्रोपोर्शनल 1/r³ होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, आर पे घाते 3 पे निर्भर करता है, लेकिन बिंदु आवेश के कारण कितना निर्भर करता है, 2 पर निर्भर करता है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट क्लियर हुआ, 2 पॉइंट, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग किसी व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कोई जनरल पॉइंट, अच्छी निरक्षीय को छोड़ करके किसी पॉइंट पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए, अब पॉइंट देख लेते हैं हम किसी व्यापक बिंदु, मतलब अच्छी निरक्षीय को छोड़ करके, ठीक है। तो मान लिया जाए एक वैद्युत द्विध्रुव है ये AB, ओके, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये मान लिया जाए +q और -q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव का एक केंद्र O है, और इस केंद्र O से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया जाए यहाँ से बिंदु P का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ओके, अब वहाँ पे हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओके,
अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने करते क्या है हम। अब व्यापक बिंदु हो गया ना, अच्छी निरक्षी तो है नहीं। हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसकी दिशा माइनस से किधर होती है, प्लस की ओर होती है। तो इस पॉइंट पे अगर देखा जाए पॉइंट ओ पर, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी जो होगा वो तो इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा ना। अच्छा, अब यहाँ से थीटा कोण बनाते हुए आर दूरी पर एक और पॉइंट पी है। भाई ये देखिए कैपिटल पी हमने लिखा और इसको स्मॉल पी लिखा हुआ है। ओके, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये कोई जनरल एक पॉइंट माना गया है। ओके, तो अब इसी के कारण हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस P को हम क्या कर सकते हैं, दो घटक में तोड़ सकते हैं। ओके, तो P का एक घटक इधर हो जाएगा कौन, P cos थीटा, और एक इसके लंबवत हो जाएगा कौन, P sin थीटा। ऐसे यहाँ वेक्टर नहीं रहेगा। ओके, एक और हो जाएगा P sin थीटा। अब हमारे पास दो वैद्युत द्विध्रुव हैं, कौन कौन, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। अच्छा, P cos थीटा जिधर है, ये पॉइंट P भी उधर है, तो इसके कारण ये क्या हो गया, अच्छी स्थिति हो गया, और इसके कारण ये क्या हो गया, निरक्षीय स्थिति हो गया। तो दो पॉइंट हो गए यहाँ पर। तो पहले हम P cos थीटा के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P cos थीटा के कारण के बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। के मान लिया जाए E1 है, कौन है, E1। तो फॉर्मूला होता है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बटे आर क्यू, तो यहाँ 2p cos थीटा बटे आर क्यू हो जाएगा। ओके भाई, और देखिए इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी ना, तो E1 का डायरेक्शन किधर होगा, दूर की ओर होगा, इधर होगा E1। ओके, इस डायरेक्शन में होगा। अब ये P sin थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। ये P sin थीटा का ये कौन सा पॉइंट हो गया भाई, निरक्षीय स्थिति हो गया ना। तो यहाँ पे अब लिखेंगे P sin थीटा के कारण, अब पूरा ऐसे लिख देंगे, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मान लो क्या है ये E2, तो E2 बराबर कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो P बटे आर क्यू होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हम P sin थीटा बटे आर क्यू लिखेंगे। ओके, अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो हमने निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, एक प्लस क्यू माना था और एक क्या माना था, माइनस क्यू। तो इन दोनों के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इस डायरेक्शन में आया था ना भाई, इधर ही तो ये cos थीटा ये cos थीटा जुड़ा था, ये sin थीटा वाले तो निरस्त कर दिए थे। तो इसका मतलब ये है कि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ना, वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की क्या होती है, विपरीत होती है। किसमें, निरक्षीय स्थिति में। देखिए वैद्युत द्विध्रुव की दिशा हमने बताया ना, माइनस से किधर होता है, प्लस की ओर होता है, और यहाँ वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर जा रहा है, प्लस से माइनस की ओर जा रहा है, दोनों एक दूसरे को उल्टा नहीं है, विपरीत है। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव इधर है, तो इसके कारण निरक्षीय स्थिति में यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी। ऐसे भाई E2 का डायरेक्शन इधर होगा, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं ना। इस ए को थोड़ा ऊपर करते हैं, E2 का डायरेक्शन ये होगा, तो E2 ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दो वैद्युत क्षेत्र है, एक E1 और एक E2। तो इस पॉइंट P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो भाई यहाँ पे दो सदिश हैं, तो उन दोनों सदिशों का परिणाम ही निकालेंगे ना। तो पॉइंट P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिख दिया जाए, यहाँ से के बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। के तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, देखो भाई जब दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये E1 और E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर। देखिए कोई भी सदिश हो सकता है, चाहे वेग हो सकता है, तो यहाँ V1 V2 का स्क्वायर हो जाता है, ऐसे होता। F1 मतलब बल रहता तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड है E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो E बराबर कितना हो जाएगा, पहले E1 लिखा जाए, E1 क्या है, यही ना 1/4 एप्सिलॉन 2p cos थीटा बटे आर क्यू, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। कौन सी बड़ी बात है इसमें स्क्वायर करना, 2p cos थीटा बटे आर क्यू का क्या कर दिया, स्क्वायर, प्लस यहाँ आते हैं, इसका स्क्वायर करना है 1/4 एप्सिलॉन p sin थीटा बटे आर क्यू, इसका भी लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन p sin थीटा बटे आर क्यू, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। अब देखो भाई ये 1/4 पाई एप्सिलॉन p आर क्यू, इसमें भी 1/4 एप्सिलॉन p आर क्यू है ना।
तो इसको क्या कर लिया जाए, बाहर कर लिया जाए स्क्वायर से, तो ये बाहर हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके, यहाँ p लिख लिया बटे आर क्यू, और रूट में क्या रह गया यहाँ पे 2 cos थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ना बचा। अब इसको और आगे लिखते हैं, तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यू रूट, अच्छा इसको तोड़ देंगे, मतलब यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही आया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे आर क्यू। अच्छा अब यहाँ से देखिए, एक cos स्क्वायर थीटा को भाई यहाँ से अलग कर दीजिए, तो एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ जुड़ेगा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आप जानते हैं एक होता है, तो भाई सर सम का आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 cos स्क्वायर थीटा बचेगा ना, तो रूट में आ गया 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ पे, किसी जनरल पॉइंट पर, ओके। अब हमें थीटा का मान अगर पता है तो हम इस बिंदु P पर क्या कर सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, ओके। अच्छा यहाँ पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा कि बताइए ये E का जो है ना, ये परिणामी का डायरेक्शन किधर है, तो मान लेते हैं E1 से कितना कोण पे है, फाई कोण पे है, तो tan फाई आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा E2 बटे E1, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। देखो अगर मान लो ये जो पॉइंट P है ये अच्छी स्थिति में आ जाता है, ऐसे अच्छी स्थिति में आता है, तब तो ये थीटा कितना हो जाता है 0 डिग्री, और यहाँ पे आप 0 लिखेंगे ना, तो cos 0 का मान 1 होता है, तो देखिए 3 1 जुड़ करके 4 होता है, और 4 से 2 बाहर हो जाता है, तो E बराबर 1/4 2P बटे आर क्यू, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाता ना। अच्छा अगर मान लो ये पॉइंट P ऐसे लंबवत होता तो थीटा 90 डिग्री, अब जैसे इसको 90 रखते वैसे ये टर्म क्या हो जाता 0, तो √1 का मतलब कुछ नहीं है 1 ही होता है, ठीक है। तो ये तो फिर P बटे आर क्यू ही बचता, ये ना बचता। तो अच्छी निरच्छी को छोड़ करके अगर किसी व्यापक बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ओके। तो मेन फॉर्मूला इसको याद रख सकते हैं हम, इससे क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट पर हम क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अच्छी स्थिति की बात करेगा तो 0 डिग्री रख देंगे, और निरच्छी स्थिति की बात करेगा तो कितना रख देंगे 90 डिग्री रख देंगे, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, या ऐसे भी बोला जा सकता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम कोई वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं तो उस पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है जो उसको घुमा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। देखा जाए कैसे, जैसे मान लिया जाए एक समान वैद्युत क्षेत्र है ये E, ओके। एक समान वैद्युत क्षेत्र में होता क्या है, वैद्युत बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, ओके, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव कौन है AB, और ये मान लिया जाए +Q और -Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है, और इनके बीच की दूरी कितना है 2L है, इसके बीच की दूरी हम कितना मान लें 2L है, और इसमें थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, ओके। अब देखो ये +Q आवेश से बल किधर लगेगा, वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश, और Q आवेश है E विद्युत क्षेत्र में रखा हो तो इस पर बल कितना लगेगा Q × E, और इस पर बल इतना ही इधर लगेगा Q × E, यही तो है। तो अब इन दोनों भाई +Q पे -Q पे, एक पे बल इधर लग रहा है एक पे बल इधर लग रहा है, मतलब दोनों को ऐसे खींचा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वैसे घूम जाएगा ना भाई। अब एक बल इसको इधर खींच रहा है, एक बल इसको इधर खींच रहा है, ओके। तो ये दोनों मिल करके क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों मिल करके एक आघूर्ण उत्पन्न करेंगे, जो इसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे ना। अब देखिए ये Q यानी इस वाले बल का डायरेक्शन इधर है, इस वाले बल की क्रिया रेखा यानी डायरेक्शन इधर है, इस डायरेक्शन में है ना भाई, ये क्रिया रेखा है। तो दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है यानी क्रिया रेखा है वो क्या है, अलग अलग है, और दोनों का जो परिमाण है वो क्या है, एक समान है। तो इसको हम कहते हैं बल युग्म, यानी इस तरह के बल को हम क्या कहते हैं, बल युग्म कहते हैं। और बल युग्म का एक आघूर्ण होता है। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है, इन दोनों बलों में से हम कोई भी एक बल ले लें और इन बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ले लें, ओके। तो इसकी क्रिया रेखा यह है, इस लाइन पे ही काम कर रहा है, और ये इस लाइन पे काम कर रहा है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यही ना हुआ, यही तो लंबवत दूरी है। अब मान लेते हैं पॉइंट क्या है, O है, और यह दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना 2L, अच्छा यह एंगल थीटा, तो यह भी एंगल थीटा ही होगा। तो इस त्रिभुज में अगर देख लिया जाए कि त्रिभुज क्या है, ये OBA में साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि OA बटे कर्ण का मान कितना है भाई 2L, यहाँ से यहाँ तक 2L है ना, तो OA का मान कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है
वो कितनी है 2l साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा। ओके, हमें निकालना क्या है, हमें यहाँ पे बल युग्म द्वारा आघूर्ण निकालना है। तो आघूर्ण को हम टार्क से दिखाते हैं ना, यही तो होता है। और टार्क होता क्या है, इन दोनों बलों में से कोई भी एक बल ले लेते हैं, तो Q इंटू एक बल ले लिया, इंटू दोनों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबो दूरी कितना है 2l साइन थीटा, ही ना हुआ। अब चूंकि Q इंटू 2l को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चूंकि Q इंटू 2l बराबर क्या होता है P, जिसे हम क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यही ना होता है। तो इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, Q इंटू 2l के जगह पे P रख देंगे। तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा PE साइन थीटा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो उस पर कार्यरत बल युग्म का जो आघूर्ण होता है टाउ, वो कितना होता है PE साइन थीटा के बराबर होता है। ओके, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है, वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश रूप में, ओके, तो ये कितना हो जाएगा वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। अच्छा, क्रॉस डायरेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ये पता चलता है कि जो टार्क का डायरेक्शन होगा ना, वो P और E दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस से प्लस की ओर कौन है, P है, यानी P का डायरेक्शन इधर है, ओके, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और E का डायरेक्शन इधर है। तो हमें टार्क का डायरेक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, दक्षिणावर्ती पेच का नियम या सिंपल अपने दाहिने हाथ की हथेली का नियम लगा देंगे। हम अपने चारों उंगलियों को P से E की तरफ क्या करेंगे, घुमाएंगे। तो जिधर अंगूठे का डायरेक्शन होगा उधर किसका डायरेक्शन होगा, टार्क का डायरेक्शन होगा। तो P से E की ओर अगर हम घुमाते हैं चारों उंगलियों को, तो अंगूठा लंबवत अंदर की ओर जा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे जो P का डायरेक्शन, सॉरी टार्क का जो डायरेक्शन वो किधर होगा, लंबवत अंदर की ओर होगा। ओके, तो ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन देख लिया जाए। ओके, स्पेशल कंडीशन क्या है, विशेष स्थितियां इसकी। पहला नंबर, अगर मान लो ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर रखा हो। समांतर का मतलब है वो इस तरह से एकदम सीधा, P का डायरेक्शन इधर है और E का भी डायरेक्शन इधर है, तो इनके बीच का कोण थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में जो टार्क होगा वो कितना होगा, P साइन 0 हो जाएगा ना। साइन 0 का मान 0 होता है, तो टार्क भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में इसमें कोई भी बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। ओके, अच्छा सेकेंड कंडीशन जो है, सेकेंड कंडीशन, मान लीजिए प्रति समांतर रखा हुआ है। उल्टा प्रति समांतर का मतलब क्या हुआ, माइनस वाला इधर और प्लस वाला इधर, इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, और द्विध्रुव इसमें ऐसे रखा हुआ है, माइनस वाला इधर और प्लस वाला इधर ऐसे रखा हुआ है। तो ये क्या है, प्रति समांतर डायरेक्शन है भाई। P का डायरेक्शन इधर है ना, P का डायरेक्शन किधर है, इधर है, I का डायरेक्शन इधर है। तो इस कंडीशन में जो थीटा होगा वो कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा। और थीटा जब 180 हो गया तो इस कंडीशन में साइन 180 का मान 0 होता है, तो फिर टार्क क्या हो जाएगा 0। तो इस स्थिति में भी इस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। यानी कि अगर ये जो द्विध्रुव है समांतर रखा है या प्रति समांतर रखा है, दोनों स्थिति में इसमें कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, अच्छा मान लेते हैं द्विध्रुव क्या है, लंबवत रखा हुआ है, तो एकदम भाई ये इसे सीधा खड़ा है इसमें, तो थीटा कितना हो जाएगा इसमें 90 डिग्री। थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा, साइन 90 पर क्या होता है, ये अपने अधिकतम पे होता है। तो इस कंडीशन में जो टार्क लगेगा ना, वो टार्क मैक्सिमम टार्क होगा, और वो PE के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ 1 रखेंगे तो टार्क कितना हो जाएगा, मैक्सिमम P इंटू E के बराबर हो जाएगा। ओके, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा, को लंबवत कह रहा है कि समांतर कह रहा है, प्रति समांतर कह रहा है, और उस टाइप क्या करेंगे हम आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस पे आधारित एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया कि HCl परमाणु यानी हाइड्रोक्लोरिक परमाणु का एक अणु है, ये तो वैद्युत द्विध्रुव है ना, तो यही है कि HCl का एक अणु है, HCl परमाणु का, और ये इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दे दिया गया P बराबर मान लीजिए 2.4 × 10 पे घाते -30 कूलाम इंटू मीटर, ऐसा दे दिया। ओके, और ये एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया। वैद्युत क्षेत्र कितना है, मान लेते हैं 2.5 न्यूटन प्रति कूलाम है। इसमें क्या है, मान लो ये रखा गया है। आपको निकालना क्या है, इस HCl अणु पर यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बल आघूर्ण, ठीक है, यानी टार्क मैक्सिमम आपको निकालना है। क्या निकालना है यहाँ पे, टार्क मैक्सिमम यानी कि अधिकतम बल आघूर्ण। तो इसको सॉल्व किया जाए। हम जानते हैं कि HCl जो होता है एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है भाई, इसमें एक H+ है और क्लोरीन क्या है माइनस है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे कार्यरत बल का आघूर्ण टार्क बराबर क्या होता है, PE साइन थीटा, यही तो होता है PE साइन थीटा। लेकिन टार्क मैक्सिमम के लिए यानी अधिकतम के लिए, ठीक है, अधिकतम के लिए थीटा क्या होना चाहिए 90 डिग्री, तभी तो होगा। तो टार्क बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे P इंटू E, यही होगा। तो टार्क बराबर
पी का मान यहाँ रख देते हैं। पी का मान कितना है भाई 2.4 × 10 पे घाते -30 और ई का मान कितना है 2.5। आसान है, गुणा कर दिया जाए इसमें। 2.5 का 2.4 में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा कैसे कर देते हैं, 25 चौका 100 सीधे गुणा कर दिया, 0 हुआ, 10 बचा हासिल। अब 25 × 50 और 10 60 और 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे दशमलव लगेगा। देखिए एक अंक यहाँ है तो बचा कितना 10 पे घाते -30 यानी आ गया 6 × 10 पे घाते -30। और टार्क का यूनिट क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। ओके, क्या गया आंसर अपना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा, देखिए यहीं पे बोल देता कि जो है ये 60 डिग्री के कोण पर रखा गया है, मतलब वैद्युत क्षेत्र 60 अंश के कोण या 30 अंश के कोण पे रखा गया है, तो बस आपको करना क्या था, यही जो फॉर्मूला था ना, यहाँ पे 60 अंश रख देना था, यहाँ पे 30 अंश रख देना था। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, बहुविकल्पी क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो रिवीजन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ओके।